हेलो बच्चों, दिस इज डॉली शर्मा, योर ओन केमिस्ट्री मैम। एंड आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसे हम पढ़ रहे थे बिल्कुल वैसे पढ़ेंगे। आपकी असुविधा के लिए खेद है, कल के लेक्चर की वॉल्यूम सच में बहुत लो थी। मैं आपके कमेंट से गो थ्रू हो रही थी तो काफी बच्चों ने सेम चीज बोल रखी थी। मैंने टेक्निकल टीम से कांटेक्ट किया और उनसे कांटेक्ट करके आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है और वो लेक्चर रिप्लेस हो गया है, वॉल्यूम तेज करके अपलोड हो गया है। आपको वो लेक्चर अब हाई वॉल्यूम में मिल जाएगा, ठीक है? तो वो सही हो जाएगा, ठीक है? आज की डेट में हो जाएगा, मतलब आज के इस लेक्चर से पहले हो जाएगा। और अपना ये लेक्चर जो है मैंने पहले ही बोल दिया है कि वॉइस चेक करके अपलोड किया जाए। मेरे प्यारे प्यारे मासूम से नालायकों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ऑब्वियस है यार। मतलब ये छोटी छोटी चीजें होती है यार, हमको ऐसा लगता है यार मजा नहीं आ रहा या इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो रहा। पता है तुमसे ज्यादा मुझे बुरा लगता है, पूछो क्यों? क्योंकि यार इतनी एनर्जी के साथ, हाँ इतनी एनर्जी के साथ उपवास चल रहे हैं, हाँ, और सुबह सुबह आते हैं पूजा पाठ करके, सोचते हैं यार अपना लेक्चर मस्त जोरों शोरों से रिकॉर्ड करेंगे आपके लिए, लेकिन जब पता चलता है यार शाम को देखते हैं कमेंट्स, ये क्या हो गया यार? क्योंकि वो कमेंट्स हमारा दिन बनाते हैं, सच बता रही हूँ बेटा, ठीक है? वो बात अलग है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, आप समझ गए होंगे मैं किन के लिए बोल रही हूँ, जो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी करते हैं, बट इट्स फाइन। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत सारा प्यार करते हैं, ठीक है? तो वो लेक्चर का जो प्रॉब्लम था, इशू, वो रिजॉल्व हो जाएगा। और अब मैं पर्सनली इस चीज को ऑब्जर्व करूंगी बेटा कि ये प्रॉब्लम ना आए। दरअसल मेरे साथ भी है कि बेटा मैं लाउड बोलती हूँ, मैं थोड़ा तेज ही बोल के पढ़ाती हूँ, तो माइक के साथ कभी वॉइस ग्लिच हो जाता है, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती है, वॉट एवर, आई डोंट नो। बट मैंने कल के लेक्चर को सही करवा दिया है, वो रिप्लेस हो जाएगा। और आपको अगर मन हो, कोई पॉइंट पे आपको डाउट हो, आप उस लेक्चर को फिर से देख लेना। हालांकि आपका टाइम वेस्ट हो चुका है ऑलरेडी, आई नो, बट स्टिल बेटा थोड़ा कॉपरेट कर देना। आज के लेक्चर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। स्टार्ट करते हैं बेटा अपनी आज की क्लास। चैप्टर का नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। चैप्टर जिस दिन शुरू हुआ था, 2 दिन पहले, मंडे को शुरू हुआ था, एक ही पॉइंट मैंने आपको बोला है और वो एक ही पॉइंट मैं अभी भी बोलूंगी, एक भी क्लास स्किप मत करना। सेकंड पॉइंट, रिवीजन रेगुलर बेसिस पे करना। थर्ड थिंग, आप अभी तक इनऑर्गेनिक को रट्टा मारते आए हो या रट्टा समझते आए हो कि यार रट्टा ही मारना होता है, ऐसा नहीं है। आपको समझ आ रहा होगा कि हम हर चीज को कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ रहे हैं, हर चीज का मैं आपको रीजन दे रही हूं। उसको समझकर पढ़ना एक अलग ही खुशी होती है। पता है, मैं मेरे टाइम का एक्सपीरियंस बताती हूँ। इनऑर्गेनिक में जो 2 चीज सबसे ज्यादा परेशान करती थी, वो थी शील्डिंग इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। यार जो क्वेश्चन है रीजनिंग में हमें लिखना पड़ता था ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, बड़ी खुशी होती थी, तो हम उसको लिखकर आ जाते थे। हमें समझ में नहीं आता था बट हम लिखकर आ जाते थे। तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगी बेटा कि आपको वो चीजें समझ में आ रही है ना, इस चीज के लिए खुश हो जाओ कि आपको पहली बार समझ आया। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको पहली बार समझ आया कि यस एग्जैक्टली व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट और उसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, उसके पे क्या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, क्या रीजनिंग बन सकती है। जैसे कि कल इतना समझाने पर भी एक बच्चे को डाउट आ गया तो आ गया, मैम कैसे पता चलेगा कि कौन डायमर बनाएगा? पहली बात बेटा, आयनिक कंपाउंड कभी डायमर नहीं बना सकता, डायमर हमेशा कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा, ठीक है? अब कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं ये भी आपको पता है, नॉन मेटल के बीच में बनता है। सेकेंड पॉइंट, जहां पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है सेंट्रल एटम का, वो प्रिफर करता है कि वो डायमर फॉर्म में एग्जिस्ट करे, तो वो प्रिफर करता है तो वो बनाता है। अब समझाने के बाद भी एक बच्चे ने सेम डाउट पूछा कि मैम BH3 ने डायमर बनाया, B2H6, BF3 ने क्यों नहीं बनाया? बेटा मैंने बताया था कि बोरोन का साइज छोटा है। अब ब्रिज पोजीशन पे जिस एटम को रखना है वो अगर बड़ा है तो वो झेल कैसे पाएगा, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। तो ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बोरोन, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ क्लोरीन, वो डायमर नहीं बनाता। क्लियर? दैट इज द रीजन। बाकी तो समझ में आ ही गया था कल का पूरा। तो कल हमने स्ट्रक्चर्स बनाई, स्ट्रक्चर्स को कंसेप्चुअली समझोगे तो मजा भी आएगा यार। अच्छा इसी को बनाना बॉन्ड कहते थे, कल हमने डिस्कस किया था 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है? तो व्हाट बॉन्ड बेटा अच्छे से रिवाइज करते रहना। आप जैसे साथ साथ मेहनत करोगे बेटा, पी ब्लॉक भी आपकी मुट्ठी में होगा जैसे बाकी चैप्टर्स हैं। लाइक कुछ बच्चे मेटलर्जी में बहुत सा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, सेम एज इट इज पी ब्लॉक में भी होगा। बस जब मैं आपको बोलूं कि हाँ अब एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेना, गो थ्रू हो जाना, तब आप एक बार पढ़ लेना बेटा, और उससे गो थ्रू हो जाओगे तो आपका और कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। हाँ यार ये तो जिस दिन मेरा 13-14 ग्रुप हो जाएगा, आज हम कार्बन फैमिली को स्टार्टअप कर रहे हैं,
पहुंचेंगे कंपाउंड्स ऑफ कार्बन तक, सिलिकॉन को भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। वो हो गया, उसके बाद कल की क्लास के बाद आपको एक बार ग्रुप 13-14 को रीडिंग करना है बस, ठीक है। रीडिंग करना है मतलब आपको रिकॉल करना चाहिए, अच्छा दैट इज द रीजन, ठीक है। काफी एक्सेप्शंस थे, हमने उनके रीजंस साथ साथ डिस्कस किए। फिर कुछ बच्चे अब भी पूछ रहे हैं शॉर्ट नोट्स भी आपके, अब कॉपी नोट्स जो है ना वो बिल्कुल शॉर्ट नोट्स जैसे हैं, पूरा मैं लिख लिख कर आपको पढ़ा रही हूँ, तो बेटा इस चीज को रिस्पेक्ट करो, साथ साथ पढ़ना। कमिंग संडे आप लोग का टेस्ट है, व्हाट आई वांट कि आप जितना क्लास में पढ़ रहे हो उसमें आप 100% दो, ठीक है। इनऑर्गेनिक में मार्क्स के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, इनऑर्गेनिक में मार्क्स के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप कंसेप्ट के पीछे भागो, कंसेप्ट समझो, आपके मार्क्स अपने आप आएंगे, ठीक है। और बेटा जब चीज समझ में आ जाती है ना तो याद करना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है और पेपर में ऑप्शंस काटना इजी हो जाता है। लाइक कल मैंने आपके साथ एक कंसेप्ट डिस्कस किया, एक छोटी सी बात आ गई थी कि पॉलीमर और डाइमर सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, एग्रीड। तो कभी हमको ना भी पता हो कि इनमें से कौन डाइमर बनाएगा या पॉलीमर बनाएगा, तो हम आयनिक कंपाउंड्स को तो ऑप्शन से बाहर कर सकते हैं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स कभी भी पॉलीमर डाइमर नहीं बनाते। आज की कार्यवाही शुरू की जाए। आज की जो हमारी क्लास है, आज का जो हमारा क्लास का टारगेट है बच्चों, वो है हम ग्रुप 14 के साथ आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। काफी चीजें ग्रुप 14 में हमने डिस्कस कर ली थी, जब हम इनर्ट पेयर इफेक्ट डिस्कस कर रहे थे तब हमने डिस्कस किया था इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी के बारे में। आपको ना याद है फर्स्ट क्लास फिर से देख लेना। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम इनकी बात करेंगे, जैसे हमने बोरोन फैमिली में डिस्कस किया था। बेटा एक फैमिली जब कंप्लीट हो जाए ना तो अपने आप में एक चीज को समझना, यार हमारे बेसिक्स क्लियर हो गए। तो अभी भी बोल रही हूँ, जो बच्चे सीधे इस फैमिली को अटेंड करने आए हो, बेटा ऐसे नहीं है, केमिस्ट्री इज केमिस्ट्री, लिंक्ड अप है पूरी। पहली क्लास छूट गई, तीसरी क्लास समझ नहीं आएगी, फिर ऐसा लगेगा कि हवा में जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ टर्म यूज करेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, दिस शुड बी क्लियर। और वो कब होगा बेटा? जब फर्स्ट क्लास एकदम क्लियर होगी। बाकी ये बैच के बच्चे बहुत अच्छे हैं, पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, सभी बच्चे बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। बस इतना ध्यान रखना बेटा, साथ साथ चलना, साथ में कभी कोई लेक्चर अपलोड हो जाता है तो उसको भी गो थ्रू हो जाओ, टाइम निकाल के करो, कैसे भी करो, लेकिन बेटा क्लास स्किप मत करना। आपकी सहूलियत के लिए मैं 1.5 आवर का लेक्चर रख रही हूँ, कोशिश करूंगी मैं ऐसा ही फॉलो अप करती रहूं ताकि आप ट्रैक से ना बिगड़े, ठीक है। उसको फॉलो करते करते आप साथ साथ चलो बस, ठीक है। काफी बातें कर ली, ठीक है। और कभी लाइव सेशन होगा मैं रखूंगी बेटा, मैं आपको बता दूंगी कब हम लाइव सेशन रखेंगे, तब हम बात भी करेंगे आपसे, आपके डाउट्स भी क्लियर करेंगे, आपको मोटिवेट भी करेंगे। अभी बस इतना ध्यान रखना है, बेस्ट तरीके से पढ़ना है, सोचना कुछ भी नहीं है यार, बस इतना ध्यान रखना, सोचना नहीं है। आप वो 1.5 घंटे का लेक्चर जब पढ़ रहे हो ना, तो माइंड में नहीं आना चाहिए कि यार मेरा फिजिक्स का न्यूमेरिकल नहीं बन रहा, आपके माइंड में नहीं आना चाहिए यार ये गड़बड़ हो गई वो गड़बड़ हो गई। आप वो 1.5 घंटा पूरा देकर तो देखो, आपको इतना मजा आएगा ना, आप एंजॉय करके पढ़ोगे। कल हमने कितने अच्छे अच्छे कंपाउंड्स पढ़े, बोरैक्स के बारे में पढ़ा, कितनी सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी जो आपकी रेगुलर लाइफ में यूज होती है। आज हम डिस्कस करेंगे जब हम कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और ये है आपके सामने सबसे पहले क्वेश्चंस। मैंने आपको कहा था कि मैं बीच बीच में क्वेश्चंस लाती रहूंगी ताकि हमारे कंसेप्ट्स एक बार रिवाइज हो जाए। तो मैं छोटा सा कंसेप्ट फिर से रिवाइज करने जा रही हूं जिसका नाम है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर, इनर्ट हम उस पेयर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स को बोल रहे हैं NS के, जो अब फर्दर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, रिलक्टेंस शो कर रहे हैं, ठीक है। क्यों कर रहे हैं बता देते हैं भाई। SPDF 4 सब शेल होती हैं। जैसे जैसे हम किसी भी ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप में 5th to 6th पीरियड आने पर या 3rd to 4th पीरियड आने पर D ऑर्बिटल आ जाते हैं और नीचे F ऑर्बिटल आ जाता है। अगर वो खाली था तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब उनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो ये कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? ये होते हैं इनर शेल इलेक्ट्रॉन। ये जो D और F के इनर शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होता है, इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होने की वजह से NS ऑर्बिटल के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस के साथ काफी अट्रैक्शन शो करते हैं।
मतलब डी और एफ के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो उस एनएस के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने में असफल रहते हैं और वो एनएस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफी अट्रैक्टेड हो जाता है और इतना अट्रैक्शन शो करता है, इतना अट्रैक्शन शो करता है कि छूटने का नाम ही नहीं लेता, उनको अलग करना मुश्किल हो जाता है। और जब तक वो एटम उन दो इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा नहीं, वो इलेक्ट्रॉन किसी और के साथ शेयर होकर बॉन्ड बनाना तो दूर की बात। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से आता है? वैलेंसी से आता है। वैलेंसी क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। तो अब उस केस में वो जो वैलेंसी ग्रुप 13 की अगर मैं बात करूं 3 शो कर रहे थे, क्योंकि उसका आउटर मोस्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था NS2 NP1। तो डाउन द ग्रुप आते आते वो NS2 के 2 इलेक्ट्रॉन अब फर्दर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते और वो कहलाते हैं इनर्ट पेयर। क्लियर? अब उसके होने की वजह से कितनी सारी पॉसिबिलिटीज हुई। डाउन द ग्रुप आते आते लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। दिस इज ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑफ ग्रुप 13 एज वेल एज ग्रुप 14। नहीं याद आए एक बार नोट्स ओपन कर लो, ठीक है। उसके बाद अब उसके बेस्ड कुछ रीजनिंग है। हर जगह इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा है, लेकिन समझ में आना चाहिए कि हम बता सकते हैं या नहीं। पहला स्टेटमेंट हमको बस ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। SnCl2 इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा SnCl2 में जो Sn है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा? यहाँ पे +2 है। क्या बोला? गुड रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? विच रिड्यूसेस अदर्स, जो दूसरों को तो रिड्यूस करे और खुद क्या हो जाए? एंड गेट ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ। खुद क्या हो जाए बेटा? ऑक्सीडाइज हो जाए। और अगर ये ऑक्सीडाइज होता है, ये बिलोंग करता है कार्बन फैमिली से, कहे सीता जी सुनो प्रभु, अगर ये ऑक्सीडाइज होता है तो ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा बेटा? +4। क्या ये ऑक्सीडाइज होना चाहेगा? कभी भी ऑक्सीडाइज होना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि वो +2 में ज्यादा स्टेबल है। किसने कहा? इनर्ट पेयर इफेक्ट ने कहा कि भाई कार्बन फैमिली में डाउन द ग्रुप, कहे सीता जी सुनो प्रभु, डाउन द ग्रुप आते टाइम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +2 की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है और +4 की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। तो अब इस केस में अगर ये +2 में ज्यादा स्टेबल है तो ये तो कभी भी +4 में आना ही नहीं चाहेगा। तो क्या ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हुआ? कदापि नहीं। तो ये कैसा स्टेटमेंट हुआ बेटा? ये हुआ फॉल्स, बिकॉज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस। और अगर वो अपनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्या दिया है? CO2 इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन PbO2। देख लेते हैं। CO2 में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, PbO2 में लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। क्लियर? दोनों अपनी इन ऑक्सीडेशन स्टेट में है। बात करें अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है बेटा? ऑक्सीडाइजेज अदर्स एंड गेट रिड्यूस्ड इटसेल्फ। दूसरों को तो ऑक्सीडाइज करता है और खुद क्या होता है बेटा? रिड्यूस होता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इस केस में कार्बन की बात करूं और लेड की बात करूं तो कार्बन तो +4 में स्टेबल है, वो क्यों रिड्यूस होना चाहेगा? वहीं पे जो लेड है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और वो ज्यादा स्टेबल कब होगा? जब वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। और वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसे आ सकता है? जब वो बिहेव करे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा अच्छा कौन हुआ? लेड ऑक्साइड या CO2? CO2 तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, क्योंकि वो खुद रिड्यूस नहीं होना चाहेगा, क्योंकि वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू
+2 हमने पढ़ा था। डाउन द ग्रुप जाने पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, लेकिन ये तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, तो ये तो कार्बन सबसे पहले प्रेजेंट होता है। तो CO2 इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन PbO2? ना जी, PbO2 इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन CO2, क्योंकि ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस होना चाहेगा, ये खुद +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आना चाहेगा, तो ये स्टेटमेंट भी कैसा हो गया बेटा? फॉल्स। अगेन समझ आ रहा होगा बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट रिकॉल हो रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट, SnCl2 इज मोर स्टेबल देन PbCl2। बेटा SnCl2 में जो टिन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और लेड क्लोराइड, यहां पर लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। अगर मैं बात करूं, कहे सीताजी सुनो प्रभु, Sn और Pb अगर दोनों +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हैं तो फिर भी ज्यादा स्टेबल कौन होगा? तो चेक करो बेटा, फर्स्ट क्लास ऑफ पी ब्लॉक में मैंने आपको पढ़ाया था ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +2। तो कौन ज्यादा स्टेबल था बेटा? लेड ज्यादा स्टेबल था। तो ये स्टेटमेंट भी कैसा हो गया बेटा? फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एज कंपेयर टू SnCl2। क्लियर है बेटा एकदम? ठीक है, तो ये आपको कुछ क्वेश्चंस रिकॉल कराने थे। ऐसे में बीच बीच में और भी रीजनिंग कराती रहूंगी ताकि कंसेप्ट्स रिवाइज होते रहे, ठीक है। फाइनली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा ग्रुप 14, जिसे हम कहते हैं कार्बन फैमिली। देखो यार, आपने सुना होगा ना कि घर के जो सबसे बड़े होते हैं, है ना, आप अगर भाई बहन भी हो, ठीक है, भाई बहन भी हो, तो सबसे बड़े भाई के नाम से सब लोग जानते हैं कि यार इसकी फैमिली से बिलोंग करता है। या घर में जो सबसे बड़ा होता है ना, उसके नाम से पूरा खानदान जिसे कहते हैं वो उसके नाम से चलता है। सेम इसी तरीके से बेटा अपनी फैमिली का जो पहला मेंबर होता है, अपनी फैमिली का जो पहला मेंबर होता है वो उस फैमिली का नाम डिसाइड कर रहा है, तो इसे हम कार्बन फैमिली बोलते हैं। कार्बन फैमिली जिसे हम ग्रुप 14 कहते हैं। और ग्रुप 14 दैट इज, ये तो हमने अच्छे से पढ़ रखा है। कहाँ पे पढ़ रखा है बेटा? ये हमने अच्छे से कहाँ पढ़ रखा है कि जो कार्बन फैमिली है उसमें कौन कौन प्रेजेंट होता है। कहे सीताजी सुनो प्रभु, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये हमने पढ़ा हुआ है पीरियोडिक टेबल चैप्टर में। क्लियर? जल्दी से बेटा कुछ जनरल पॉइंट्स इसके डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसकी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बेटा इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। क्या होता है बेटा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन फैमिली? तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा दैट इज NS2Np2। और ब्रैकेट में यहां क्या आ जाती है बेटा? यहां आ जाती है जस्ट अबोव वाली नोबल गैस। याद आया बेटा? क्लियर? लेकिन पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जनरल मतलब जनरल, ये तो आएगा ही आएगा। मैंने आपको जब बोरोन फैमिली का लिखना सिखाया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्ट आउटर मोस्ट शेल का, तो वो हम यहां भी लिखेंगे। तो हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि मैंने आपको बताया क्या था कि हमारे पास फर्स्ट को तो रहने ही दो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, अगर हमारे पास ये पीरियड नंबर होते हैं, अगर हमारे पास ये पीरियड नंबर होते हैं, तो जब हम सेकेंड पीरियड के ऑर्बिटल्स को फिलअप करते हैं तो हम S को भी भरते हैं, P को भी भरते हैं। थर्ड में भी D अवेलेबल तो होता है लेकिन हम भरते तो S और P को ही हैं। फोर्थ में हम S को भरते हैं, फिर D को भरते हैं, फिर P को भरते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी अबव प्रिंसिपल। फिफ्थ में हम आने को तो फोर्थ में ही 4F आ जाता है लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन जाते ही नहीं है। फिर S, F, इसमें भी S, D, P, उसके बाद S, F, D, P। ये मैंने आपको याद करने के लिए कहा था एकदम अच्छे से, क्योंकि ये याद है तो आप इनमें सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बेटा कार्बन की। हमें इसका लिखना है, ये बिलोंग करता है जी सेकेंड पीरियड से, ये बिलोंग करता है थर्ड पीरियड से, ये बिलोंग करता है फोर्थ पीरियड से, ये फिफ्थ पीरियड से और ये सिक्स्थ पीरियड से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम क्यों पढ़ते हैं ये हमको अच्छे से समझ आ चुका है, क्योंकि उस पे बेस्ड हम काफी सारी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बेटा कार्बन की अगर मैं बात करूं,
सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है, तो इससे पहले कौन सी नोबल गैस आती है बेटा जी? इससे पहले नोबल गैस आती है हीलियम। क्लियर? और इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2 NP2। N की जगह क्या आ जाएगा? पीरियड नंबर। तो क्या आ जाएगा बेटा? क्योंकि वैसे भी सेकेंड पीरियड में S और P को भरा जाता है, तो लिख दो यार यहाँ पे 2S2 2P2। क्लियर है जी? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट बेटा सिलिकॉन की बात करती हूँ। सिलिकॉन की अगर मैं बात करूं तो यहां पे एक बात बताना, हीलियम के बाद पहले नोबल गैसेस लिख देते हैं, है ना, अगरकर यानी कि आर्गन, क्रिप्टन, 0 रन पर, ये हो गया जिनोन। ये हमने पहले ही रिप्रेजेंट कर दिया इन नोबल गैस को। अब उसके बाद हमें क्या पता है, थर्ड पीरियड में कौन भरा जाएगा भाई? S और P भरा जाएगा। तो N की जगह 3 लिख दो, तो 3S2 3P2। उसके बाद जर्मेनियम की बात करें फोर्थ पीरियड, लेकिन यहां पर D भी आता है, तो हमने लिखा यहां पर 4S, पेनल्टीमेट शेल 3D 4P। अब एक बात बताना बेटा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP2, और P में इलेक्ट्रॉन तब ही तो गया होगा जब ये 3D कंप्लीटली फिल्ड होगा। क्लियर? नेक्स्ट बेटा फिफ्थ में कौन कौन भरे जाते हैं? SDP। तो बस लिख दो, फिफ्थ है 5S 4D 5P, इसमें दो इसमें दो। 5P में तभी इलेक्ट्रॉन गए होंगे जब ये पूरा भरा होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी में लिखा है मैंने ये। नेक्स्ट बेटा यहां पे जिनॉन सिक्स्थ पीरियड, इसमें SFDP, तो लिख देते हैं चलो पहले SFDP। क्लियर? हाईएस्ट नंबर N का कितना है बेटा? 6, तो 6 जनरल 6S2 6P2। अब D कौन सा होता है? पेनल्टीमेट शेल, तो यहां क्या आ जाएगा 5। F कौन सा होता है? एंटी पेनल्टीमेट शेल, इधर आ जाएगा 4F, और इसमें पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरा गया होगा। ये हमने लिखना सीख लिया इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चल गया, तो एक और चीज पता चल गई कि जब हम सिलिकॉन से जर्मेनियम की तरफ आ रहे थे तो यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन आ गए थे जिनको हमने भरा है, और इन 10 इलेक्ट्रॉन का पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। क्लियर? सेम उसी तरीके से फिफ्थ से सिक्स्थ पीरियड की तरफ आते समय F में 14 इलेक्ट्रॉन, गड़बड़ हो गई बेटा, हाँ F में 14 इलेक्ट्रॉन, मैंने 10 लिख दिया। क्लियर? F में 14 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये 14 इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या शो करते हैं भाई? ये शो करते हैं पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये एक्सेप्शंस का रीजन होगा, लेकिन एक्सेप्शंस के रीजन को हर जगह अप्लाई नहीं करना नालायकों, ये गलती मत किया करो, जो है उसे समझा करो। ठीक है? नेक्स्ट बेटा ये याद रखना दैट जो टिन है और लेड है ये सॉफ्ट मेटल्स हैं, सॉफ्ट मेटल्स हैं। कितनी बड़ी बात पता चल गई। बाकी सारे क्या है जी? हम अगर कार्बन की बात करें नॉन मेटल है, सिलिकॉन की बात करें मेटलॉइड है, जर्मेनियम की बात करें मेटलॉइड है, और टिन और लेड क्या है बेटा? ये है हमारे पास दैट इज सॉफ्ट मेटल्स। क्लियर बेटा? देख लो इन्हें एक बार जल्दी से। अब हम इसकी और प्रॉपर्टीज के बारे में जिक्र करेंगे, तो बताने की जरूरत तो नहीं है बेटा। कार्बन नॉन मेटल है, नेक्स्ट सिलिकॉन मेटलॉइड है, जर्मेनियम मेटलॉइड है, टिन और लेड सॉफ्ट मेटल्स है। वैसे तो लिखा ही हुआ है। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट डाउन करना वीडियो को पॉज करके, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं बाकी सारी प्रॉपर्टीज। ठीक है बेटा? नेक्स्ट हम आ जाते हैं कहां पर? इनकी और प्रॉपर्टीज की तरफ। और प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं तो सबसे पहले आता है कौन सा? एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस की बात करें तो ऑब्वियसली डाउन द ग्रुप बात कर रहे हैं। कहे सीता जी सुनो प्रभु, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं शेल नंबर इंक्रीज होता है, शेल नंबर सब शेल नंबर इंक्रीज होता है, इनर शेल इंक्रीज होते हैं, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है, तो फिर साइज भी इंक्रीज होता है विदाउट एनी एक्सेप्शन। क्या बेटा जी? विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो यहां पे मैं मेंशन कर देती हूं क्या ऑर्डर आ जाएगा बेटा? कार्बन, चलो व्हाइट से लिखते हैं, कार्बन
सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। क्लियर बेटा जी? ये ऑर्डर आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द आइसोलेटेड गैसियस एटम। अगर मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूं, डाउन द ग्रुप जाने पर अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन ड्यूरिंग मूविंग फ्रॉम फिफ्थ टू सिक्स्थ पीरियड ये 14F इलेक्ट्रॉन्स जो आ जाते हैं ये पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करते हैं, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, फिर उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कंपैरेटिवली ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपैरेटिवली टिन से लेड की ज्यादा होती है। नेक्स्ट, अब दिमाग में आएगा मैम फिर यहाँ एक्सेप्शन क्यों नहीं है? बोरोन फैमिली में तो यहाँ भी एक्सेप्शन था। अरे नालायक, तभी तो वो एक्सेप्शन है, बाकी तो सब कुछ रेगुलर चल रहा है ना, बाकी तो सब कुछ रेगुलर चल रहा है ना। अगर एक घुटने में प्रॉब्लम है तो एक घुटने का ऑपरेशन होगा कि दोनों का करवा दोगे कि नहीं यार इसका भी करवा दो, ये अच्छा नहीं लग रहा? ऐसे नहीं करना है। जहां चोट लगी है वहीं तो दवाई लगाओगे, जहां जहां एक्सेप्शन आया वहीं तो मेहनत रिक्वायर्ड है। उसी के रीजन को तो समझना है कि उस रीजन को हर जगह लगाना है, ये ध्यान रखना, ठीक है? बीमारी को फैलाओ मत, एक्सेप्शन को फैलाओ मत, एक्सेप्शन की भावनाओं को समझो, एक्सेप्ट करो और याद करो यार, ठीक है? तो अब इस बात को समझना कि इस फैमिली में बिल्कुल सब कुछ बढ़िया चल रहा था। डाउन द ग्रुप आते आते, क्योंकि बेटा ये जो वैल्यूज होती है ना रेडियस की, आयनाइजेशन एंथैल्पी, कैलकुलेटेड वैल्यू है यार, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, हम जस्टिफाई कर रहे हैं अपने रीजन से, तो उस रीजन को समझने की कोशिश करो, उस रीजन को हर जगह अप्लाई मत करो, ठीक है? तो डाउन द ग्रुप आते आते बिल्कुल वही हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही थी, लेकिन एक्सेप्शनली लेड की ज्यादा होती है। कहे सीता जी प्रभु सुन, यानी कि यहां पर एक्सेप्शनली लेड की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 4F इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बेटा? पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है 4F इलेक्ट्रॉन का, जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से अट्रैक्शन बढ़ जाता है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट इज ऑल अबाउट टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू मेल्ट। जितनी ज्यादा मेटेलिक स्ट्रेंथ होगी उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट का लगभग सेम ऑर्डर है बेटा जो हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी का है, ठीक है जी? प्रभु सुन, इसमें भी एक्सेप्शन है, ये ध्यान रखना, ठीक है बेटा? दैट इज द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। बात करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है जी? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी जो है बेटा, वॉल्यूम जितना कम हो, स्पेस जितना कम हो, मास जितना ज्यादा हो, उसका मतलब डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर कार्बन की हमारे पास फॉर्म्स भी होती हैं, लाइक ग्रेफाइट होता है, डायमंड होता है, फुलरीन होता है। तो हम इसकी ओवरऑल डेंसिटी की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो डेंसिटी होती है वो किसकी होती है बेटा? सबसे ज्यादा लेड की होती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते जाते क्या हो रहा है? मास इंक्रीज हो रहा है। तो हमारे पास इसमें सीधे सीधे ऑर्डर चलता है, सबसे कम ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के बाद आ जाता है बेटा सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद आ जाता है डायमंड, उसके बाद जर्मेनियम, टिन और लेड। सबसे ज्यादा जो डेंसिटी होती है वो लेड की होती है। डाउन द ग्रुप जाते जाते बेटा मास इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से यहां पर डेंसिटी भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, ठीक है बेटा? नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन के बारे में। इसकी और प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले मैं डिस्कस करना चाहती हूं एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। हमने सब में डिस्कस किया है, यहां भी डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर भी कार्बन कुछ ना कुछ तो डिफरेंट ऐसा करेगा अपने बाकी मेंबर से, ठीक है? तो बात करते हैं कार्बन। तो क्या अजीब सा व्यवहार कार्बन शो कर सकता है? बताओ बच्चों, कार्बन क्या डिफरेंट बिहेवियर शो कर सकता है? भाई कार्बन का भी डिफरेंट बिहेवियर शो करने के वही रीजंस होंगे जो किसके थे बेटा? जो हमारे पास बोरोन के थे। कार्बन शोज एनोमलस बिहेवियर
एनोमलस बिहेवियर ड्यू टू इट्स, आपको समझ में आ रहा होगा, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, ड्यू टू इट्स हाई आयनाइजेशन एनर्जी, high electronegativity as compared to other family members, high electronegativity, और बताओ बेटा, and absence of vacant d orbital. अब इसके हम बहुत इफेक्ट पड़ने वाले हैं, वेकेंट डी ऑर्बिटल। मैं वो सारे पॉइंट्स पहले डिस्कस कर रही हूँ बेटा जो आगे जाके हमारी रीजनिंग के रीजन बनने वाले हैं। तो कार्बन जो अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है अपने रेस्ट मेंबर्स के साथ, उसके रीजन है उसका छोटा साइज है भाई, ठीक है, उसके आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, साइज छोटा होगा तो होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, और एब्सेंस ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल। अब इसकी वजह से भाई कार्बन ने ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी शो कर दी जो हमको समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ कार्बन, आप समझ गए होंगे भाई, कोवेलेंसी ऑफ कार्बन का मतलब मैक्सिमम कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, इज 4। कितनी है बेटा, 4। फॉर एग्जाम्पल, CCl4 exist but CCl6 does not exist। बोल सकते हैं बेटा CCl6 -2 does not exist। इसका रीजन समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम देखें तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जी 2s2 2p2, ये इसका 2s2 है और ये इसका 2p2 है, ये इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में भी चले जाएं, अगर हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में भी चले जाएं एनर्जी देकर, तो ये इसका S और P है, इसके पास D तो होता ही नहीं है, इसके पास मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है, तो ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 से ज्यादा नहीं बना सकता। वहीं पे जो रेस्ट मेंबर्स है फैमिली के वो बना सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट और कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो इसकी डिफरेंट है अपने रेस्ट मेंबर्स के साथ, दैट कार्बन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म पाई बॉन्ड्स। कार्बन की यूनिक एबिलिटी होती है बेटा पाई बॉन्ड्स बनाने की। क्यों भाई, इसका साइज छोटा होता है, इसका साइज छोटा होता है, साइज छोटा होता है तो ओवरलैपिंग अच्छी होती है। आपने पढ़ा है साइड वाइज ओवरलैपिंग, पढ़ा है आपको किसी ने, आपको एक मैम ने पढ़ाया होगा केमिकल बॉन्डिंग में, बेटा साइड वाइज ओवरलैपिंग, कोलेटरल ओवरलैपिंग, इस तरीके से जो पी ऑर्बिटल ओवरलैप करते थे, उसके लिए साइज छोटा होगा तभी इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो पाएगी। साइज बड़ा होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा, ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी, बॉन्ड नहीं बनेगा। पहली बात, इस टेंडेंसी को कहते हैं कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। एक एटम की खुद के साथ बॉन्ड बनाने की क्षमता, साथ के साथ मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की क्षमता। पहले एक तो बना ले, एक तो बना लेगा, लेकिन बाकी बॉन्ड्स बनाने के लिए हमने पढ़ा हुआ है भाई सिग्मा बॉन्ड तो बन जाएगा एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक्सियल ओवरलैपिंग से, लेकिन पाई बॉन्ड बनाने के लिए साइड वाइज ओवरलैपिंग करनी पड़ेगी, वहां पर कोलेटरल ओवरलैपिंग करनी पड़ेगी, और उसके लिए साइज छोटा होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा क्या, दैट कार्बन डबल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, ठीक है, कार्बन औरों के साथ भी बनाता है मल्टीपल बॉन्ड। क्लियर। लेकिन आपने नहीं सुना होगा कि SiO2 भी ऐसा बना रहा है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये एग्जिस्ट करता है, करता है, करता है। समझ में आ रहा है क्यों? इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। अभी आगे जाके हम पढ़ेंगे इसी को हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, दैट इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। एक एटम की खुद के साथ बॉन्ड बनाने की क्षमता, खुद के साथ मल्टीपल बॉन्ड बनाने की क्षमता कहलाती है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो क्या रीजन बताया बेटा, साइज छोटा था, साइज छोटा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, अट्रैक्शन अच्छा था, ओवरलैपिंग अच्छी हुई, साइज छोटा होने की वजह से ओवरलैपिंग अच्छी हुई, इफेक्टिव ओवरलैपिंग हुई, तभी तो उसने मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। तो मैक्सिमम
कैटिनेशन पावर होती है, मैक्सिमम कैटिनेशन पावर होती है कार्बन की। क्या बेटा? मैक्सिमम कैटिनेशन पावर होती है कार्बन की। क्योंकि अगर मैं बात करूं बेटा सिलिकॉन की, सिलिकॉन का ना लार्ज साइज है, लार्ज साइज है, तो अनइफेक्टिव ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग उतनी अच्छी नहीं होगी। अब यार ओवरलैपिंग ही अच्छी नहीं होगी तो मल्टीपल बॉन्ड कैसे बनेंगे? तो फिर मल्टीपल बॉन्ड कैसे बनेंगे? इसका क्या होता है बेटा? साइज ज्यादा होता है। इसका क्या होता है बेटा? साइज छोटा होता है। साइज छोटा होता है तो उस केस में ओवरलैपिंग अच्छी होती है। तो कार्बन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म पाई बॉन्ड्स और वी कैन से इट मल्टीपल बॉन्ड। समझ गए ना बेटा भावनाओं को? तो बस ये प्रॉपर्टीज की याद रखना। अब हम इसकी और प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं जो हमें करनी थी। दैट कैटिनेशन, समझ गए होंगे बेटा आप कैटिनेशन किसे कहते हैं? कैटिनेशन का मतलब होता है द लिंकिंग ऑफ, पढ़ो बेटा ध्यान से क्या लिखा हुआ है, दैट इज कैटिनेशन, जो अभी हम पढ़ रहे थे, दैट इज कैटिनेशन, जो इसका एनोमलस बिहेवियर था, द लिंकिंग ऑफ आइडेंटिकल एटम्स विद ईच अदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन, टू फॉर्म, दैट इज यहां टू फॉर्म लॉन्ग चेन इज नोन एज कैटिनेशन। इट्स नॉट अबाउट लॉन्ग चेन, टू फॉर्म अ कंपाउंड। क्लियर? तो हमारे पास कोई भी वो कंपाउंड बना रहा है मल्टीपल बॉन्ड्स के साथ, दैट इज इसकी कैटिनेशन टेंडेंसी। तो सबसे ज्यादा कैटिनेशन किसका होता है बेटा? दैट इज कार्बन का कार्बन के साथ, क्योंकि भाई छोटा साइज है, छोटा साइज है तो उस केस में वो कंटिन्यू चेन बना पाएगा, अपनी इस प्रॉपर्टी को शो कर पाएगा। तो सबसे ज्यादा टेंडेंसी होती है बेटा कार्बन की, कार्बन से थोड़ी कम सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम और उसके बाद टिन, और टिन के बाद आ जाता है लेड। क्लियर? तो वैसे अगर हम ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन लिखना चाहें, अगर हम एग्जैक्ट ऑर्डर कैटिनेशन का लिखना चाहें एज कंपेयर टू एलिमेंट्स, तो सबसे ज्यादा कार्बन, कार्बन के बाद सिलिकॉन। अगर हम एलिमेंट की फॉर्म में लिख रहे हैं यहाँ, तो मैंने उसके सेम एटम के साथ बनाने की टेंडेंसी बताई है, तो सबसे ज्यादा कार्बन की होती है बेटा, कार्बन के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम और टिन की लगभग बराबर होती है, और एट लास्ट लेड। लेड की तो ना के बराबर होती है टेंडेंसी बनाने की खुद के साथ सेम एटम। ठीक है? तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं दैट लेड डज नॉट शोज कैटिनेशन। ये तो कैटिनेशन शो करता ही नहीं है। ठीक है? नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं एक्शन ऑफ वाटर। एक्शन ऑफ वाटर, वाटर के साथ अगर मैं बात करूं ना इन रियल, इनमें से कोई भी एलिमेंट रिएक्ट ही नहीं करता। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। लेकिन अगर वो वाटर लिक्विड स्टेट में है तो क्लियर लिख रही हूं बेटा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम डज नॉट रिएक्ट्स विद वाटर। लेकिन वो वाटर अगर लिक्विड स्टेट में, कोई भी एलिमेंट नहीं करता, टिन भी नहीं करता, लेड भी नहीं करता। वहीं पे बेटा जो टिन है, जो टिन है वो रिएक्ट कर जाता है वाटर के साथ, अगर वो वाटर गैसियस स्टेट में है। यानी कि टिन रिएक्ट कर जाता है स्टीम के साथ और फिर वो फॉर्मेशन करता है किसका? दैट इज टिन ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, ग्रुप 14 का कोई भी एलिमेंट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, बस इतना ध्यान रखना। वाटर लिक्विड स्टेट की बात हो रही है, कोई भी एलिमेंट नहीं करता। लेकिन अगर वाटर गैसियस स्टेट में है, अगर स्टीम फॉर्म में है, तो ये वाटर उसके साथ रिएक्ट करके टिन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। वहीं पे हम बात करें अगर बेटा लेड की, अगर हम बात करें लेड की, तो ये लेड रिएक्ट करता है और नहीं भी करता। हम समझ नहीं आया बेटा, ये लेड पहली लेयर इसकी रिएक्ट कर जाती है और एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन कर देता है, इसके बाद फर्दर ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो अगर पूछा जाए कि क्या लेड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, नहीं, इट इज अनअफेक्टेड, इट इज अनअफेक्टेड बाय वाटर, बिकॉज उसने पहले ही बार में रिएक्ट करके एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन कर लिया। ये क्वेश्चन आता है बेटा कि कौन कौन प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन करते हैं, कुछ हम डिस्कस कर चुके, लेकिन जैसे कि बोरोन फैमिली में एल्यूमिनियम था। ठीक है? ये सब जो प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन करते हैं, यहां से क्वेश्चन बनेगा बेटा।
that forms protective, लिखा हुआ है, yes, protective oxide layer, protective oxide layer, ये एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन कर देता है. दैट लेड इज अनअफेक्टेड बाय वाटर, दैट इज लेड इज अनअफेक्टेड बाय वाटर, ये भी रिएक्ट नहीं करता. दैट फॉर्म्स प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर. तो यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देते हैं, दैट इज अनअफेक्टेड बाय वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म. वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना बेटा यहाँ पे पहले, ठीक है. जो लोग साथ साथ नोट्स बनाते हैं ये मैं उनके लिए बोलती हूँ, जो लोग बाद में बनाते हैं वो तो बाद में बना ही लेंगे, ठीक है बेटा. यस, कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्शन टुवर्ड्स O2. एक्शन टुवर्ड्स O2 का मतलब है भाई कि ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है. देखो भाई, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, मान लो ग्रुप 14 के जो मेंबर्स हैं, क्लियर, वो अगर हम उन्हें ई से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है, तो अगर उनकी वैलेंसी वो शो कर रहे हैं 4 और ऑक्सीजन अपनी वैलेंसी शो कर रहा है 2, ऑक्सीजन की तो वैलेंसी 2 ही होती है, तो ये किस टाइप के ऑक्साइड बना सकता है बेटा, बताना जरा. ये ऑक्साइड यहां से बना सकता है दैट EO2 टाइप का, जिसे हम क्या कहते हैं, डाइऑक्साइड्स. और बेटा वहीं पे अगर ये शो कर रहे हैं अपनी वैलेंसी 2, कर सकते हैं क्योंकि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 था. अगर NH2 के इलेक्ट्रॉन्स इनर्ट हो गए तो बाकी दो इलेक्ट्रॉन्स तो पार्टिसिपेट करेंगे. ऑक्सीजन की वैलेंसी हमारे पास कितनी हो गई, 2. तो बताना ये क्या बनाएगा, ये EO का फॉर्मेशन करेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, मोनोऑक्साइड्स. क्लियर. तो ये जो हमारे पास ग्रुप 14 के मेंबर्स हैं जिन्हें हम ई से डिनोट कर रहे हैं, तो हमारे पास कौन कौन से ऑक्साइड्स और कौन कौन से डाइऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होगा वो हम लिख लेते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोऑक्साइड्स की. मोनोऑक्साइड्स की, तो भाई मोनोऑक्साइड्स क्या बनेंगे ये तो समझ में आ गया, सिंपल है यार, EO टाइप के बनेंगे. तो अगर कार्बन है तो मोनोऑक्साइड का नाम क्या होगा जी, CO. सिलिकॉन है SiO, जर्मेनियम है GeO, क्लियर, कहे सीधा जी SnO PbO. ये बन गए ऑक्साइड्स. अब ये जो ऑक्साइड्स बने इनके बारे में हम क्या क्या जानते हैं, अजी हम जानते हैं कि CO इज अ न्यूट्रल गैस. पता है नहीं पता है, 3 न्यूट्रल ऑक्साइड्स फेमस हैं सबसे ज्यादा, N2O, NO और CO. क्लियर है बेटा. यहां पर जो सिलिकॉन और जर्मेनियम ऑक्साइड है, सिलिकॉन ऑक्साइड जो है ना बेटा, ये बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पे, ये ओनली सिर्फ और सिर्फ कब फॉर्म होता है, ओनली एट हाई टेम्परेचर, दैट फॉर्म्स ओनली एट हाई टेम्परेचर. यानी कि ये जो ऑक्साइड बनता है ना, ये बहुत हाई टेम्परेचर पे बनता है, दैट इज इन वेपर फेज, इन वेपर फेज. और इसका नेचर कैसा होता है बेटा, जैसे कि हमने इसके बारे में बताया कि ये न्यूट्रल होता है. SiO कैसा होता है बेटा, SiO नेचर में एसिडिक होता है. कैसा होता है बेटा, एसिडिक. पढ़ चुके हैं जी, याद करो, मेटलर्जी चैप्टर पढ़ा था, मेटलर्जी चैप्टर में एसिडिक इंप्योरिटी, उसके लिए एक ऐसा सब्सटेंस यूज करते थे जो इस इंप्योरिटी को फ्यूजिबल कर दे. क्या बोलते थे उसे, फ्लक्स. कौन सा यूज किया था, याद करके बताओ, आयरन ऑक्साइड, FeSiO3 का फॉर्मेशन हुआ था. क्लियर, कॉपर में पढ़ा था ये हमने. तो ये नेचर में एसिडिक होता है. वहीं पे हम सबके बारे में दो दो शब्द बोल रहे हैं. जर्मेनियम ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो जर्मेनियम ऑक्साइड भी नेचर में कैसा होता है बेटा, दैट इज एसिडिक. ये सब हम बात कर रहे हैं मोनोऑक्साइड्स के बारे में. नेक्स्ट, टिन ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड, इनका तो हम याद भी कर चुके हैं. जैन अली पंजाबी सॉन्ग सब ऐश से गाया करो, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं लिखवाया था. इनके जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं सारे के सारे एम्फोटेरिक होते हैं. तो ये भी नेचर में कैसा है, एम्फोटेरिक. क्लियर. और CO को तो हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, तो इसे हम पढ़ेंगे. एक चीज मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ पर
डाइऑक्साइड्स भी देखे और हमने यहाँ पर ऑक्साइड्स भी देखे। ऑक्साइड्स में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2, डाइऑक्साइड्स में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी उतनी ज्यादा है, वो उतना अच्छा एसिड है। तो यहां पर मैं एक नोट लिख देती हूं, ध्यान रखना अगर कभी कंपैरिजन करवा ले, दैट डाइऑक्साइड्स आर, ये सारे के सारे क्या है? मोनोऑक्साइड्स। डाइऑक्साइड्स आर मोर एसिडिक, डाइऑक्साइड्स आर मोर एसिडिक एज कंपेयर टू मोनोऑक्साइड्स। अगर हम कंपेयर करें तो डाइऑक्साइड्स मोर एसिडिक होते हैं एज कंपेयर टू मोनोऑक्साइड्स। क्लियर? नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इनके डाइऑक्साइड्स के बारे में। किनके बारे में बेटा? डाइऑक्साइड्स के बारे में। तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सी डाइऑक्साइड्स। तो डाइऑक्साइड्स कैसे बनेंगे भाई? जैसे हमने मोनोऑक्साइड्स बनाए थे वैसे डाइऑक्साइड्स बन जाएंगे। क्लियर? फॉर्मूला तो समझ में आ ही गया, EO2 टाइप। ठीक है, तो क्या क्या बनेंगे बेटा? फॉर एग्जाम्पल CO2, SiO2, जर्मेनियम ऑक्साइड, SnO2, PbO2। तो अब तो आपको एलिमेंट्स ही याद हो गए। जब एलिमेंट्स याद हो गए तो ये भी पता चल गया कि इनमें से कौन से कैसे होंगे? एम्फोटेरिक। तो इनकी अगर हम बात करें तो CO2, SiO2, जर्मेनियम ऑक्साइड, ये सारे के सारे कैसे होते हैं बेटा? एसिडिक होते हैं। और वहीं पे SnO2 और PbO2 ये तो आते ही हैं उस लिस्ट में। जैन ओली, पंजाबी सॉन्ग सब ऐश से गाया करो, ये कैसा होता है बेटा? एम्फोटेरिक। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में वो ट्रिक लिखवाई थी तो इसलिए यहां पर उसको अलग से मेंशन नहीं किया। ठीक है बेटा, दैट्स ऑल अबाउट डाइऑक्साइड्स। ठीक है बेटा, जिनको नोट डाउन करना है वीडियो पॉज करना और यहाँ पे जल्दी से नोट डाउन कर लेना इन पॉइंट्स को। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज एक्शन विद हैलोजेंस, कि ये हैलोजेंस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको ऑक्साइड का बताया वैसे हैलोजन की बात कर लेते हैं। ठीक है, हैलोजेंस की बात कर रहे हैं, किसकी बेटा? ग्रुप 14। ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स हैं इन्हें मैं E से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, ये E है, इनकी वैलेंसी अगर 4 है, हैलोजन की वैलेंसी तो 1 ही होती है। तो हमारे पास कैसे हैलाइड्स बनेंगे बेटा? EX4 टाइप के। तो हैलोजन कितने हैं? 4। तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? दैट इज टेट्रा हैलाइड्स। क्लियर? वहीं पे बेटा इनकी वैलेंसी अगर 2 है, अगर 2 है क्यों बोला मैम? जब इनर्ट पे इफेक्ट शो करता है तो ये वैलेंसी 2 भी तो दिखाता है। तो अगर इनकी वैलेंसी 2 है, हैलोजन की हमारी वही की वही 1 रहेगी, तो ये किस तरीके के कंपाउंड्स बना रहा है? EX2 टाइप। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे बेटा? इन्हें हम बोलते हैं डाई हैलाइड्स। सिंपल। अब बात करते हैं इनके बारे में। बनेंगे तो सारे के सारे। ठीक है, तो अगर हम बात करें डाई हैलाइड्स की, तो डाई हैलाइड्स किस टाइप के बनेंगे बेटा? EX2 टाइप के। फॉर एग्जाम्पल SnCl2। अगर मैं बात करूं SnCl2 बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा। मैम CCl2 एग्जिस्ट करेगा बेटा? क्या कार्बन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है? नहीं है ना, क्योंकि वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होता है। तो SnCl2 अगर हमारे पास एग्जिस्ट करे, कहे सीताजी सुनो प्रभु, डाउन द ग्रुप +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल। तो ये जो SnCl2 है इसका आप शेप निकालना चाहो, स्ट्रक्चर निकालना चाहो, सब निकाल सकते हो। केमिकल बॉन्डिंग आपको डॉली मैम ने ही पढ़ाया, निकालो इसका हाइब्रिडाइजेशन, N की वैल्यू निकालो। टिन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, सराउंडिंग एटम 2, यूनिवैलेंट, नो चार्ज, डिवाइड बाय 2, कितना आया? 3। N की वैल्यू जब जब 3 आएगी हाइब्रिडाइजेशन तब तब 2 होगा। सराउंडिंग एटम 2 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। जब जब 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर होता था, इसकी शेप कैसी होती थी? इसको हम बोला करते थे बेंट शेप भी बोलते थे और V शेप भी बोलते थे। याद आ रहा है बेटा? ये वेस्पर थ्योरी में पढ़ा हुआ है। क्लियर? एंगुलर लेस कंपेंसेट होता है। वहीं पे अगर मैं टेट्रा हैलाइड्स की बात करूं, टेट्रा हैलाइड्स फॉर एग्जांपल कार्बन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल है, तो बिल्कुल बनाएगा यार टेट्रा हैलाइड्स, बिल्कुल बनाएगा CCl4।
ठीक है। अब CCl4 है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल देते हैं, n की वैल्यू। कार्बन वैलेंस इलेक्ट्रॉन जी 4, सराउंडिंग एटम 4 है, चारों यूनिवैलेंट हैं, डिवाइड बाय 2 किया, कितना आया जी 4 आया जी। n की वैल्यू जब जब 3 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, 4 बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर। कोई बस ये मत पूछ लेना मैम ये कैसे लिख रहे हो, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है बेटा, रिवाइज कर लेना, ठीक है। तब तब शेप हो जाती है, ज्योमेट्री हो जाती है टेट्राहेड्रल। यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। ये कंपैरेटिवली मोर कोवेलेंट होते हैं, ये कंपैरेटिवली मोर कोवेलेंट होते हैं। मैम ये बात तो समझ नहीं आई, बता देते यार। केमिकल बॉन्डिंग में फेजान रूल पढ़ा था, फेजान रूल जहां पे हमने कोवेलेंट कैरेक्टर आयनिक कैरेक्टर को कंपेयर करना सीखा था। बेटा कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन या पोलराइजेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, और यहां पर चार्ज कितना है +4, यहां पर चार्ज कितना है +2। ऑब्वियसली दीज आर मोर कोवेलेंट एज कंपेयर टू डायहैलाइड्स, कोई शक यहां तक नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके बाकी हैलाइड्स के बारे में। तो क्या क्या हैलाइड्स हमारे पास बनेंगे, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, जितने भी टेट्रा हैलाइड्स हमारे पास बनेंगे वो सारे के सारे कोवेलेंट होते हैं। तो ऑल टेट्राहेलाइड्स, all tetrahalides of group 14 are covalent, सारे के सारे कोवेलेंट होते हैं एक्सेप्ट PbF4 एंड SnF4। ये जो हमारे पास दो कंपाउंड है, इनके बाकी जितने भी हैलाइड्स है बेटा उन्हें आप बना के देख लेना। ये दोनों जो हमारे पास हैलाइड्स होते हैं ना, ये वाले, ये कैसे होते हैं, दे आर आयनिक, दे आर आयनिक इन नेचर। क्वेश्चन में आ रहा होगा माइंड में कि मैम ये आयनिक क्यों और बाकी सारे कोवेलेंट क्यों, बता देते हैं यार, बिना रीजन के हम आपको कभी छोड़ेंगे। समझो बेटा, ये सारे के सारे, कुछ हटा है यहां से, अरे यार पोनी नहीं बनाएंगे कल से, बेंट शेप, और कुछ लिखा था क्या मैंने यहाँ पे, बेंट शेप, वी शेप। यस बेटा, आ जाते हैं बात पे। पहली बात यहाँ पे मैं मेंशन ही कर देती हूँ ताकि दिमाग में फितूर ना आए, है ना, थोड़ा सा रिकॉल कराने के लिए। फेजान रूल समझा मैं देती हूँ पूरा, क्योंकि थ्योरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक, समझना बेटा ध्यान से। फेजान रूल क्या कहता था, कहता था जी जिसकी कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। तो ये जो दो कैटायन हैं, ये जो दो कैटायन हैं, इस केस में इन कैटायंस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या हो रहा है, कैटायन का साइज बहुत बड़ा है, यानी कि रिवर्स ऑफ पोलराइजिंग पावर, तो इनकी पोलराइजिंग पावर भी बेकार। लेकिन कंपैरेटिवली जो पोलराइजिंग पावर है एनायन की, पोलराइजिंग पावर ऑफ एनायन क्या कहता था फेजान रूल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन, और यहाँ पे एनायन का साइज बहुत छोटा है, एनायन का साइज बहुत छोटा है जिस वजह से इसकी पोलराइजेबिलिटी कम होगी, पोलराइजेबिलिटी कम होने की वजह से इसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर कम होने की वजह से इसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। क्लियर, तो ड्यू टू, आप रीजन चाहें तो मैं वो भी अलग से बॉक्स बना के यहाँ पे लिख देती हूँ। क्लियर, इसका रीजन मैं लिख देती हूँ, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। लिखने की जरूरत है क्या बेटा, सोच लो पहले। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, polarizability does not occur
ड्यू टू विच कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। बस आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो गया इसलिए ये आयनिक होते हैं नेचर में। क्लियर हो गया बेटा जी? तो ये पॉइंट था इंपॉर्टेंट एक्शन विद हैलोजेंस के साथ। अब इसकी और चीजें भी कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है? हम रिएक्शंस की बात तो कर ही रहे हैं, तो अब हम आ जाते हैं इनकी स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो भाई हैलाइड्स, टेट्रा हैलाइड्स भी बने और डायहैलाइड्स भी बने। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा टेट्रा हैलाइड्स में? आप लोग खुद बताओ बेटा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ऑब्वियस है, बताने की जरूरत भी नहीं है, दैट CH4 SiX4 GeX4 SnX4, X अपना हैलोजन है, एंड दैट इज PbX4। समझ में आ गया होगा क्यों जी? समझ में आ गया होगा क्यों जी? ड्यू टू, बताने की जरूरत है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से डाउन द ग्रुप जाने पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, और यहां पर सब जगह जितने भी हैं वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जिस वजह से उनकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है बेटा? डिक्रीज हो रही है। दैट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ रिएक्शंस की इन्हीं के कंपाउंड्स के साथ। हालांकि ये रिएक्शंस मैं आपको पढ़ाऊंगी जब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम इन हैलाइड्स का हाइड्रोलिसिस भी तो कराएंगे, ठीक है? ध्यान से देखना बेटा, SiF4। पहली बात, ये SiF4 खुद कैसे बना होगा? ये क्या है? ये एक हैलाइड है, किसका? ग्रुप 14 का। अब यहां पर इन हैलाइड की रिएक्शन फर्दर अगर हैलाइड से करानी है तो ये इस हैलाइड के साथ रिएक्ट कब करेगा? सोचकर जवाब देना बेटा, सोचकर जवाब देना। ये इसके साथ रिएक्ट कब करेगा? उसकी दो पॉसिबिलिटी है। सेंट्रल एटम के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक है, और उसकी टेंडेंसी होनी चाहिए कि वो इसको एक्सेप्ट कर ले, ठीक है? तो ये अभी अगर हम इसकी बात करें, क्योंकि दिस प्रॉपर्टी इज रिलेटेड विद हाइड्रोलिसिस आल्सो, ठीक है, क्योंकि पहले ये भी किससे बने? ये भी किससे बने? हैलाइड्स भी किससे बने? तो इनकी प्रॉपर्टीज है बेटा, SiF4 को 2F- के साथ रिएक्ट करोगे तो ये क्या बनाएगा? SiF6-2, क्योंकि ये किससे मिलकर बना है बेटा? SiF4 HF के साथ फर्दर रिएक्ट करेगा तभी इसका फॉर्मेशन करेगा। SnCl4 को 2Cl- के साथ रिएक्ट अगर हम करवाएंगे तो वो किसका फॉर्मेशन करेगा? SnCl6-2। वहीं पे PbCl4 को 2Cl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा? दैट PbCl6-2। Excuse me बच्चों, सॉरी। यस बेटा, अब ये जो हमारे पास है, हमने SiCl6 के बारे में कुछ क्यों नहीं लिखा? हमने SiCl6-2- के बारे में कुछ क्यों नहीं लिखा बेटा? इट डज नॉट एग्जिस्ट, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट डज नॉट एग्जिस्ट। मैम ऐसा क्यों कि ये एग्जिस्ट नहीं करता? बता देते हैं बेटा। मैंने कहा था ना, जहां जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा वहां मैं स्टार लगा दूंगी। हाँ बेटा, ये डज नॉट एग्जिस्ट। कोई बताएगा क्यों? चलो मैं बताती हूँ। देखो बेटा, बाकी जगह देखो, फ्लोरीन का खुद का साइज छोटा होता है, सिलिकॉन कार्बन के बाद आता है, फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, इसका छोटा साइज है, 6 एटम भी आके लग गए, ओके था। टिन कहे सीता जी सुनो, इसका साइज भी ज्यादा है, सराउंडिंग एटम क्लोरीन है, ओके, उसका साइज भी ज्यादा है, 6 एटम ले सकता है। PbCl4 2Cl-, पीबी का साइज भी ज्यादा है भाई, तो Cl- को रख सकता है, लेकिन सिलिकॉन कार्बन के जस्ट बाद वाला है, ठीक है। और फ्लोरीन के साथ तो इसने बना लिया कंपाउंड, लेकिन ये क्लोरीन के साथ नहीं बनाता, बन भी जाएगा तो वो एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता बेटा? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ये एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, हिंड्रेंस होता है आपस में ये जितने भी सराउंडिंग एटम्स होते हैं, क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा है भाई, क्लोरीन का साइज ज्यादा है, 6 क्लोरीन ये नहीं बियर कर पाता, फ्लोरीन को कर लेता है, 6 क्लोरीन को नहीं कर पाता। तो SiCl6-2- डज नॉट एग्जिस्ट। याद रखना,
याद रखना बाकी सारे हेलाइड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर आप बोलो मैम GeCl4 भी एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, रिएक्शन लिख देते हैं, यहां पर मिसिंग है ना, GeCl4 प्लस 2Cl माइनस, फ्लोरीन के साथ तो सारे ही बना रहे थे, तो ये बिल्कुल बना देगा बेटा, GeCl6 माइनस 2, सारे बना रहे हैं, लेकिन SiCl6 2 माइनस डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। नेक्स्ट बेटा, ये जो SiF6 2 माइनस है, ये एग्जिस्ट करता है, ये याद रखना, क्योंकि यहां पर फ्लोरीन का साइज कंपेरेटिवली छोटा होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम जो बात करने जा रहे हैं, वो प्रॉपर्टी हमारे पास है, दैट इज हाइड्रोलाइसिस। अब CCl4 का हाइड्रोलाइसिस होगा क्या बेटा? CCl4 का हाइड्रोलाइसिस होगा क्या बेटा? नो हाइड्रोलाइसिस, नो हाइड्रोलाइसिस। कोई बताएगा क्यों? मैं बताती हूं। नो हाइड्रोलाइसिस ड्यू टू, अभी हमने डिस्कस किया था, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल। इसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता कि इसका हाइड्रोलाइसिस हो। मैम नहीं समझ आया, फिर से समझाओ। समझाते हैं बेटा, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से। आपके पास कोई भी एटम है, ठीक है, ये मान लो CCl4 था, इसका आपको हाइड्रोलाइसिस कराना है, ठीक है। आपको क्या पता है बेटा? आपको ये पता है मैम, हमें तो ये पता है कि भाई ये देता है H+, ये देता है OH-, और इसके पास लोन पेयर होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं क्योंकि हाइड्रोलाइसिस होने के लिए दो पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। क्या पॉसिबिलिटी होनी चाहिए? आपका जो ये एटम है ना, इस एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। बेटा किसी पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिवली कम होती है, जब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिवली कम होती है। तो यहां पर कार्बन क्लोरीन से इलेक्ट्रोनेगेटिव तो कम था, यहां पर कार्बन क्लोरीन से इलेक्ट्रोनेगेटिव तो कम था, लेकिन उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं था, क्योंकि ये OH- को क्या चाहिए था बेटा? ये OH- इसके वेकेंट ऑर्बिटल में ही तो जाना चाहता है, जो उसके पास है ही नहीं। इसीलिए CCl4 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता। क्या बेटा? इसीलिए इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता, क्योंकि हाइड्रोलिसिस होने के लिए प्रेजेंस ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल इज रिक्वायर्ड। तो ये इसका एनोमलस बिहेवियर है। तो सेंट्रल एटम शुड हैव वेकेंट ऑर्बिटल, सेंट्रल एटम शुड हैव पॉजिटिव चार्ज। तो इसको मैं इस बॉक्स में लिख देती हूं, दैट कंडीशन फॉर हाइड्रोलिसिस, कंडीशन फॉर हाइड्रोलिसिस। क्योंकि हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? हाइड्रोलिसिस, हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइसिस मीन्स ब्रेकिंग, जहां पानी टूटकर रिएक्ट करता है। और पानी टूटकर रिएक्ट कहां करेगा बेटा? पानी टूटकर रिएक्ट वहीं पे करेगा, ठीक है। तो जिसके साथ कुछ खाली तो हो देने के लिए, ठीक है। तो सेंट्रल एटम should have, central atom should have vacant orbital and central atom should have partial पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? ये दो चीजें होनी ही चाहिए, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं SiF4 की ओर। कितने वाटर मॉलिक्यूल है? 4 वाटर। 4 OH- क्या करेंगे? चारों फ्लोरीन को रिप्लेस कर देंगे। इसका H+ इसके किसके साथ रिएक्ट करेगा? फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा। तो बेटा जी ये यहां से क्या बना देगा? सिंपल है यार, यहां से 4H+, 4F-,
4HF बनेंगे। ठीक है, साथ में क्या बन जाएगा बेटा जी, SiOH भी कितने हैं 4, OH होल 4। और इसे क्या कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं सिलिसिक एसिड, सिलिसिक एसिड। क्लियर है बेटा जी, दैट इज सिलिसिक एसिड। नेक्स्ट देखो बेटा, SiF4 2HF के साथ। बेटा ये जो HF होता है ना, ये फर्दर रिएक्ट करता है, मैंने आपको इसी के बारे में भी बताया था, इसका स्मॉल साइज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ये फर्दर रिएक्ट करता है, ये फर्दर रिएक्ट करता है और ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, SiF6 2- आयन का फॉर्मेशन करेगा। तो SiF4 2HF के साथ किसका फॉर्मेशन करेगा, H2SiF6। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे दैट इज फ्लोरोसिलिसिक एसिड, दैट इज फ्लोरोसिलिसिक एसिड। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट SiF4 वाटर के साथ, क्या ये रिएक्शन रिपीट नहीं हो रही है, SiF4 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है जी, 2 SiF4 ले लेना, 2 SiF4, तो ये फर्दर रिएक्ट करेगा, यहां से 2 HF बन जाएंगे, SiOH होल 4 बन जाएगा, और ये HF फर्दर इस SiF4 के साथ रिएक्ट करके H2SiF6 का भी फॉर्मेशन कर देगा। क्लियर बेटा, तो अब समझना ध्यान से इस पॉइंट को, ये आया हुआ पॉइंट है, एनसीईआरटी में रिटन है। ये जो SiF4 होता है ना, जब ये 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है तो ये 4HF का फॉर्मेशन कर देता है, और यहां से SiOH होल 4 का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये जो HF होता है, ये फर्दर SiF4 से रिएक्ट कर सकता है, फर्दर SiF4 से रिएक्ट कर सकता है और H2SiF6 का फॉर्मेशन कर देता है, जिसे हम बोलते हैं फ्लोरोसिलिसिक एसिड। लेकिन SiCl6 2- नहीं बनता, समझ आ रहा होगा क्यों, अभी रीजन बताया, फ्लोरीन का साइज कंपैरेटिवली छोटा है, कंपैरेटिवली साइज छोटा है तो ये एग्जिस्ट कर जाएगा, इसी के फॉर्मेशन की अभी मैं बात कर रही थी, देख लो, यही रिएक्शन तो अभी लिखवा रही थी मैं, ये इसके साथ रिएक्ट करके ये बना सकता है, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता, स्टेरिक हिंड्रेंस ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ क्लोरीन एंड ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, ये एग्जिस्ट करता है। तो जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, यहाँ अभी तक हमने उसको डिस्कस कर लिया, तो ये एग्जिस्ट करता है, ये रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज कंपैरेटिवली छोटा होता है, सिलिकॉन झेल जाता है, लेकिन क्लोरीन को नहीं झेल पाता। अगर पूछी जाए कि सिलिकॉन के साथ क्या रिएक्शन करेगा, तो वो भी हम लिख देते हैं कि अगर हमारे पास क्या होता, अगर हमारे पास SiCl4 होता, उसकी रिएक्शन हम वाटर मॉलिक्यूल के साथ कराते, प्रोडक्ट आप खुद बना सकते हो, यहां पर हम करा क्या रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, 4H प्लस 4Cl माइनस, दोनों मिलकर क्या बना देंगे, 4HCl बना देंगे, साथ में SiOH होल 4। यहां पर ये रिएक्शन फर्दर नहीं होगी, यहां पर ये रिएक्शन फर्दर नहीं होगी, इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम बोलते हैं सिलिसिक एसिड। तो ये आगे रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन ये आगे रिएक्शन कर जाएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा। ये हमने पढ़ लिया क्या, हाइड्रोलिसिस। क्या पढ़ लिया बेटा, स्टेबिलिटी हो गई थी हाइलाइट्स की, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रो, ये था तो सही बेटा जी, लिख देते हैं, चलो SiOH होल 4 प्लस 4Cl माइनस 4HCl। ठीक है बेटा, दैट्स ऑल अबाउट हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन में मेनली हमें 2 कंपाउंड डिस्कस करने हैं, एक करना है कार्बन मोनोऑक्साइड और एक हमें करना है कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों के बारे में सुना हमने बहुत कुछ है, नहीं भी सुना होगा तो आज सुन लेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। अब रिएक्शंस की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको हमेशा कहा है कि इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस कभी भी डायरेक्टली नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन उसकी रिएक्शन के बिहाफ में हमसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक क्वेश्चन रिकॉल करना बेटा, अगर याद आ जाए तो, रिकॉल करना अगर याद आ जाए तो, मोल कंसेप्ट का एक क्वेश्चन आया हुआ था और आपको मोल कंसेप्ट के PYQ में मिल जाएगा। मैं तो अपनी क्लास में हमेशा कराती हूँ, जब भी फिजिकल पढ़ाती हूँ, कि 2 हमारे पास एसिड है, फॉर्मिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड।
2.4 ग्राम, 4.2 ग्राम, वैल्यूज भी याद है। उन्हें पास आउट किया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो ये जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, ये किसकी तरह बिहेव करता है बेटा? ये बिहेव करता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह। डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, जिसका काम होता है पानी निकालना। तो ये फॉर्मिक एसिड में से भी और कॉन्सेंट्रेटेड ये ऑक्सैलिक एसिड में से भी क्या करेगा? वाटर रिमूव कर देगा। अब रिमूव करना बेटा, जरा यहां से प्रिपरेशन डिस्कस कर रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की। यहां से अगर वाटर निकल जाएगा तो बच क्या रहा है? CO। एज इट इज ऑक्सैलिक एसिड में से निकालना जरा पानी, H2O, क्या बच रहा है? CO और CO2। ये लो, हो गई प्रिपरेशन किसकी? कार्बन मोनोऑक्साइड की। क्लियर? तो ये दो प्रिपरेशन हो गई, पहली ये, दूसरी ये। तो ये रिएक्शंस आज तक पेपर में नहीं आई हैं, लेकिन इन रिएक्शंस को यूज किया फिजिकल केमिस्ट्री की क्वेश्चंस में। क्लियर? नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं K4FeCN6। K4FeCN6 ये हमारे पास एक क्या है? ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। क्या हम इसके बारे में जानते हैं? बिल्कुल, हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसके बारे में बिल्कुल हमने पढ़ा हुआ है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ कराओगे तो ये भी कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, तो बेटा जी ये एक कलरलेस गैस है, CO2 भी कलरलेस है, दैट इज हाईली पॉइजनस। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ हाईली पॉइजनस, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट पॉइजनस। कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी पॉइजनस होती है बेटा, ये हमारे अंदर जाती है ना, तो हमारे अंदर जो हेमोग्लोबिन जो होता है ब्लड में, जो हेमोग्लोबिन होता है, ये उसके प्रति बहुत ज्यादा एफिनिटी शो करती है। कितनी ज्यादा? ऑक्सीजन जैसे हमारे अंदर जाके ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है, तो ये कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है, दैट इज 300 टाइम्स मोर एफिनिटी देन ऑक्सीजन। और उसके साथ ये कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन जो बनाता है, उसकी वजह से हमारी बॉडी में O2 की कमी हो जाती है, और O2 की कमी की वजह से हमारी डेथ हो जाती है। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पॉइजनस गैस। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, कोयले जलाते हैं घर के अंदर, तो वहां से इनकम्प्लीट कंबशन से C+½ O2 अगर मैं रिएक्शन कराऊं बेटा, तो C+½ O2 भी किसका फॉर्मेशन करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। दैट इज हाईली पॉइजनस गैस। ठीक है, 300 टाइम्स मोर एफिनिटी फॉर हेमोग्लोबिन देन ऑक्सीजन, और फॉर्मेशन करता है किसका? कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन का। पर्सन में बी डाई इन काउंट ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, बिकॉज इट रिड्यूसेस द O2 सप्लाई इन बॉडी एंड कॉजेस डेथ। इसकी दो और प्रिपरेशन जो ऑलरेडी हमने कहां पढ़ी हुई है बेटा? चैप्टर हाइड्रोजन में पढ़ी हुई है। कुछ भी ऐसा इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है, देख लो, बस रिकॉल कर रहे हैं। याद करो बेटा, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोक होता था। हमने कहा था ना बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, रॉ मटेरियल होता है। ये जो हमारे पास कोक वाला कार्बन होता है, जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं H2O स्टीम के साथ, वाटर के स्टीम के साथ एट 437 to 1273 केल्विन टेम्परेचर, तो यहां से CO प्लस H2 सिंथेसिस गैस का फॉर्मेशन होता है, वाटर गैस का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे CO भी तो बनती है, एक तरीके से ये CO की भी प्रिपरेशन हो गई। उसी तरीके से बेटा यही कार्बन जब हमारे पास होता है सॉलिड स्टेट में, इसकी रिएक्शन O2 और N2 के साथ कराते हैं एट 1273 केल्विन टेम्परेचर, तो यहाँ से प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मेशन होता है, साथ में CO प्लस N2। तो यहाँ से भी CO तो बनती ही है। देख लो बेटा एक बार, इसमें तो किसी को किसी भी तरह का कोई शक नहीं आना चाहिए। देख लो बेटा एक बार, फिर हम इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो दैट इज अ प्रिपरेशन, इजी सी, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है बेटा, आपने इसके बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है। और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है? इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अभी तो बोल रहे थे मैम, क्या ये एक न्यूट्रल गैस है, भूलना मत कभी भी, ये एक न्यूट्रल गैस है। कैसी है बेटा? न्यूट्रल है। जिसको नोट डाउन करना है, यहां पर वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, यस बेटा। नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, आगे की तरफ बढ़ते हैं। दैट
बेटा ये ऊपर से हम इस हेडिंग को हटा देते हैं पहले तो, क्योंकि प्रॉपर्टीज ही चल रही हैं, कुछ भी नया नहीं हुआ है अभी, अभी इसकी प्रॉपर्टीज ही चल रही हैं। यस बेटा, बात करते हैं दैट और क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज है। बर्न विथ ब्लू फ्लेम, समझ में आ रहा होगा, बर्न विथ ब्लू फ्लेम, ये ब्लू फ्लेम के साथ क्यों बर्न करता है? न्यूट्रल गैस है, ये इसकी प्रॉपर्टी है कि जब इसको हम बर्न करते हैं तो वहां पे ब्लू फ्लेम जनरेट होती है। कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग, गुड रिड्यूसिंग एजेंट, दैट कार्बन मोनोक्साइड इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। हमने ये चीज मेटलर्जी में पढ़ ली है, पढ़ी है नहीं पढ़ी है बेटा? सही सही बताना, बिल्कुल पढ़ी है यार। एलिंगम डायग्राम याद है? कार्बन मोनोक्साइड में कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 होती है, ठीक है। और हम अभी अभी पढ़कर आ रहे हैं कि कार्बन +2 और +4 में से ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट +4 में ज्यादा स्टेबल होता है, +4 में ज्यादा स्टेबल होता है तो +4 में आना चाहेगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? दूसरों को रिड्यूस करे, खुद ऑक्सीडाइज करे। खुद CO से CO2 बनना चाहता है, खुद CO से CO2 बनना चाहता है तो एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और काफी मेटल ऑक्साइड्स को मेटल में रिड्यूस करता है। ये हमने पढ़ा था कहां पे? मेटलर्जी के स्टेप नंबर 4 में, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड इनटू मेटल, जहां पर हमारे लिए कार्बन मोनोऑक्साइड ने एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव किया था। सीधा रिएक्शन शायद आपको याद हो जाए, आ जाए। ये कौन सी और हुआ करती थी बेटा? हेमेटाइट और। ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा? यहां से Fe मेटल का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहां से CO2 निकल जाएगा। रिएक्शन बैलेंस करनी हो, रिएक्शन बैलेंस कर सकते हो। याद करो ये रिएक्शन हमने पढ़ी हुई है। एज इट इज बेटा, कॉपर को भी ऑक्साइड कर देगा, ये खुद CO2 में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां पर देखना बेटा, यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी? +3 से ये 0 में चला गया, रिड्यूस कर दिया, मेटल बना दिया। यहां से +2 में 0 में चला गया, खुद +2 में था और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। तो यही तो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, साथ वाले को रिड्यूस करे, खुद ऑक्सीडाइज हो रहे, तो इट एक्ट एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये इसकी प्रॉपर्टी है CO की। कल परसों एक बच्चे ने डाउट में भी पूछा था, CO और कार्बन में से ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? CO होता है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, कैन एक्ट एज अ लिगेंड ऑल्सो, ये लिगेंड की तरह भी बिहेव करता है। हमने कॉम्प्लेक्सेस पढ़े हैं, तो ये जो CO होता है, हमने पढ़ा था इसके बारे में, ये किसकी तरह बिहेव करता है? ये एक एम्बीडेंटेट, याद है बेटा? ये एक एम्बीडेंटेट लिगेंड की तरह बिहेव करता है, याद आया? जिसके पास 2 डोनर साइट्स होती हैं, लेकिन एक टाइम पे ये एक ही डोनर साइट से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। न्यूट्रल लिगेंड है यार, सॉरी बच्चों, न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है। तो ये एज अ लिगेंड भी हमने यूज किया था। और क्या क्या प्रॉपर्टीज है बेटा? न्यूट्रल टू लिटमस, बिल्कुल न्यूट्रल तो होगा ही लिटमस पेपर के साथ। लिटमस टेस्ट क्या होता है? एसिड और बेस को कंफर्म करने के लिए लिटमस पेपर का यूज करते हैं, तो ये उसके साथ न्यूट्रल होता है। स्ट्रक्चर होमवर्क बनानी है आपको, ठीक है जी, स्ट्रक्चर आपको बनानी है, इवन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बनानी है। आगे बढ़ते हैं बेटा, डिस्कस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ, लेकिन जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं इसके जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्विक पॉइंट्स थे। हमने सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन डिस्कस की। इसकी प्रिपरेशन में ये जो रिएक्शंस हैं, दीज रिएक्शंस कंसिडर्ड for numericals of mole concept in NEET 2017, ठीक है बेटा? तो ये ध्यान रखना, ये बिल्कुल रिएक्शंस पूछी गई हैं, इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा हम CO2 गैस की तरफ। पढ़ हम सब रहे हैं, हालांकि ये सारी चीजें हमें पता है, इनमें से कुछ चीजें, ठीक है। बात करते हैं CO2 गैस के बारे में। बताइए जरा बेटा, CO2 की अगर हम बात करें, CO2 जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, CO2 की प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, तो अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट जिसे लाइमस्टोन बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट में इस रिएक्शन को पढ़ा था। यहां से हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, कैल्शियम
कार्बोनेट की रिएक्शन अगर HCl के साथ कराएं तो यहाँ से कैल्शियम क्लोराइड का भी फॉर्मेशन होता है और यहाँ से H2O का भी फॉर्मेशन होता है और CO2 का भी फॉर्मेशन होता है। मैं रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रही हूँ, आपको भी नहीं करनी है, यहाँ पे ऐसा कुछ रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट बेटा 2 कार्बन मोनोऑक्साइड O2 के साथ रिएक्ट करके भी CO2 का फॉर्मेशन कर देता है। ये इसकी 3 प्रिपरेशन हो गई है बेटा, ठीक है जी, जिनमें से ये रिएक्शंस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में से ठीक है। प्रॉपर्टीज की बात करें बेटा, ऐसा सच कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है बेटा, यहाँ पर भी मेंशन कर देती हूँ, कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं, वीडियो पॉज करके नोट्स लिख सकते हो, नॉट अ बिग डील, इजी इजी से रिएक्शंस है। ये प्रिपरेशन हम ऑलरेडी बहुत 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 बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे की अगर हम बात करें, क्या क्या जानते हो बेटा CO2 के बारे में? CO2 की अगर हम बात करें, ये ग्रीन हाउस गैस है, बिल्कुल ग्रीन हाउस गैसेस एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे या पढ़ लिया होगा, इट इज कंसीडर्ड एज अ ग्रीन हाउस गैस। और इसके बारे में क्या जानते हो? और इसके बारे में अगर हम बात करें तो खाना बनाने के लिए प्लांट्स यूज करते हैं इसको, फोटोसिंथेसिस, एटमॉस्फेयर में से CO2 को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो एक वो इसका पॉइंट हो गया। कलरलेस है, ठीक है, पॉइजनस नहीं है, ठीक है, ऑर्डरलेस है, सी कलरलेस, ऑर्डरलेस, नॉन पॉइजनस। मेजर डिफरेंस बिटवीन CO and CO2, CO is poisonous, CO2 is non poisonous, नॉन इन्फ्लेमेबल, आग नहीं पकड़ती, फोटोसिंथेसिस, इवन आग बुझाने के लिए यूज करते हैं, फोटोसिंथेसिस में यूज होते हैं, इट इज अ ग्रीन हाउस गैस। किसी की मुस्कुराहटों पे दिल निसार, किसी के दर्द ले सके, ग्रीन हाउस गैस। नेक्स्ट बेटा, हमारा जो फ्रीजर होता है ना, फ्रीजर के अंदर जो जमी हुई रहती है वो क्या होती है? ड्राई आइस, उससे हम क्या कहते हैं? ड्राई आइस। CO2 जब सॉलिड स्टेट में होता है, CO2 इन सॉलिड स्टेट रेफ्रिजरेंट की तरह वो यूज होता है। मेंशन कर रही हूं CO2 इन सॉलिड स्टेट। गैसियस स्टेट अगर कभी आ जाए तो वो गलत हो जाएगा। ओनली CO2 इन सॉलिड स्टेट इज कंसीडर्ड एज रेफ्रिजरेंट। नेक्स्ट बेटा, बफर सॉल्यूशन बिल्कुल बनाता है, ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। कैसे बनता है ये हमारे पास क्या H2CO3 HCO3 प्रेजेंट होता है यहाँ पर। इसी की वजह से जो pH रेंज होती है, pH रेंज जो होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? 7.26 टू 7.42। ये जो ब्लड है ये बफर सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस मिलाने पर इसकी pH में ज्यादा चेंज नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट इसके जनरल पॉइंट्स जो हम डिस्कस कर रहे थे, दैट इज अ नॉन कंबस्टिबल गैस, आग नहीं पकड़ती, इवन यूज फॉर एज अ फायर एक्सटिंग्विशर्स। CO2 गैस जितना ज्यादा देंगे आग बुझाने के उतना काम आएगा, ठीक है बेटा। ये जनरल पॉइंट्स है। CO2 गैस को जब हम लिक्विड में यूज करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में यूज करते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जिसे बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो यूज ऑफ CO2। दैट्स ऑल अबाउट CO2। नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं जिस कंपाउंड की तरफ, उस कंपाउंड का नाम है सिलिकॉन्स। क्लियर? सिलिकॉन्स हमने केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है बेटा। सिलिकॉन्स की जितना यूज है ना केमिस्ट्री में, आइडिया भी नहीं होगा आप लोगों को। सिलिकॉन्स जो होते हैं ये एक वाटर प्रूफिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। तो ये एक ह्यूमन बॉडी में चिप से लेकर प्लास्टिक सर्जरी से लेकर हाई लेवल यूजेस, इसके फैब्रिक्स बनते हैं, कपड़े बनते हैं, सिलिकॉन्स का इतना ज्यादा यूज है। ये बिल्कुल हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाता। किसी की बॉडी में कोई चिप डालनी हो या कुछ मेडिसिन डालना हो, इसके थ्रू डाला जा सकता है। जितनी भी प्लास्टिक सर्जरी होती है सिलिकॉन का यूज होता है। दैट इज अ वाटर रिपेलेंट, एंटी फोमिंग, ये पानी के साथ झाग नहीं बनाएगा। बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज है, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात कि किस टाइप का है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ बेटा। अगर मैं बोलती हूँ कीटोन्स, आपने सुना है इसके बारे में कीटोन्स? तो कीटोन से आप क्या समझते थे? कीटोन से आप समझते थे कार्बन डबल बॉन्ड O R R, कुछ ऐसा ही था। उसी तरीके से बेटा सिलिकॉन्स, सिलिकॉन जब कंपाउंड बनाते हैं किसके साथ, इस तरीके के कंपाउंड्स बनाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं सिलिकॉन्स। तो इसके बारे में हम सारी बात करेंगे। सिलिकॉन्स जो होते हैं ये वाटर रिपेलेंट होते हैं, ऑर्गेनो
कंपाउंड इसके साथ जुड़ा हुआ होता है, हाइड्रोकार्बन इसके साथ जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि ये R एक हाइड्रोकार्बन है, ऐसा ही होता है, O होता है। तो सिलिकॉन खुद एक एलिमेंट है, लेकिन जब ये सिलिकॉन बनाता है तब ये बाकी तरह से यूज किया जाता है। ये सिलिकॉन जो होता है इसकी प्रिपरेशन अभी हम करेंगे। प्रिपरेशन के बाद हम इसके यूजेस प्लस 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, 3 इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट्स हैं जहां से यहां से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी होती है, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके बारे में हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कीटोन हम बोलते हैं किसे, RCO को। उसी तरीके से बेटा सिलिकॉन्स जो होते हैं, ये सिलिकॉन्स जो होते हैं ये हमारे पास किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, R2SiO। ये इसकी क्या है, ये हमारे पास इसकी एक मोनोमर फॉर्म है। क्लियर? इसके साथ भी बिल्कुल देखो, एक कार्बन एक सिलिकॉन, एक ऑक्सीजन 2 R 2 R, तो बस इन्हें क्या कहते हैं बेटा, इन्हें हम कहते हैं दैट इज सिलिकॉन्स। क्लियर? ये कैसे होते हैं, दीज आर सिंथेटिक। देखो इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है, दैट इज ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर, सिंथेटिक ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर। सिलिकॉन्स पॉलीमर होते हैं, मैं आपको बना के दिखाऊंगी, पॉलीमराइजेशन करवा के दिखाऊंगी। नेक्स्ट इसके बारे में मैंने आपको अभी और क्या बताया बेटा, दैट इज एंटी फोमिंग। ये वाटर प्रूफ एजेंट की तरह काम करते हैं, और अगर ये वाटर प्रूफ एजेंट की तरह काम कर रहे हैं तो अगर ये पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो झाग ही नहीं बनाएंगे। और वाटर प्रूफ फैब्रिक्स में भी इनका यूज किया जाता है, वाटरप्रूफ क्लोथ्स में इनका यूज किया जाता है, रेनकोट्स वगैरह बनाने के लिए। नेक्स्ट बेटा अगर हम इसकी बात करें तो दैट इज यूज्ड इन प्लास्टिक सर्जरी, ये जो लोग करवाते हैं ना, नोज की सर्जरी, लिप्स की सर्जरी, ये सब इसी से होता है। नेक्स्ट आपने टीवी पे ब्रेक देखा होगा, डॉक्टर फिक्सिट, कभी अगर देखा हो डॉक्टर फिक्सिट, या और भी ऐसे ब्रेक्स आते हैं, दीवारें सीलन आ रही है, दीवार पानी टपक रहा है, तो इन सब के लिए इसको यूज किया जाता है। एक रबर जैसा मटेरियल सा जो होता है वो यही सिलिकॉन होता है। ठीक है, बनाएंगे वही सिलिकॉन है, सिलिकॉन नहीं है, सिलिकॉन है, ये ध्यान रखना, क्योंकि सिलिकॉन के भी कंपाउंड्स हैं। हम अभी सिलिकॉन पढ़ रहे हैं, और क्या क्या पढ़ना है, सिलिका और सिलिकेट्स भी पढ़ना है। अभी हम पहला कंपाउंड डिस्कस कर रहे हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, सिलिकॉन्स। आज हम इसी एक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, फिर हम बाकी कंपाउंड्स कल पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, फिर आज मैं थोड़ा सा होमवर्क भी दूंगी। यूज्ड इन प्लास्टिक सर्जरी, नॉन स्टिक पेन्स में जो बेटा रबड़ वाली चम्मच होती हैं, दे आर थर्मली स्टेबल, काफी स्टेबल होते हैं। इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड, ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड। कंडक्टर तो पता ही है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर बैड कंडक्टर्स, तो इसलिए हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड। नेक्स्ट अगर हम इनके बारे में बात करें, दीज आर यूज्ड एज ग्रीस, यूज्ड इन ल्यूब्रिकेशन, जो भी ग्रीस होता है उसमें भी हम इसको यूज करते हैं। हाँ अभी है 5 मिनट्स और, ठीक है। यूज्ड इन ल्यूब्रिकेशन, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होते हैं। नेक्स्ट बेटा नॉन टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। तो इतना सब कुछ हमें इसके बारे में पहले ही बता दिया मैम, आपने यूजेस पहले बता दिए। अब चलो बताओ ये होते क्या है। तो अब हम करने जा रहे हैं बेटा इनकी प्रिपरेशन। तो हम कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन में किसे डिस्कस कर रहे हैं बेटा, दैट इज सिलिकॉन्स, सिलिकॉन्स। याद करना इजी हो जाएगा बेटा, इसलिए मैंने कीटोन वाला पॉइंट आपको बताया है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन जितने ध्यान से समझोगे ना बेटा उतना मजा आएगा, रटना तो पड़ेगा ही नहीं, रटना तो पड़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन्हें जो प्रिपेयर किया जाता है वो प्रिपेयर किया जाता है एल्काइल हैलाइड से, एल्काइल हैलाइड से। अब आपको ये तो पता है कि सिलिकॉन की वैलेंसी भी क्या होती है, 4 होती है, सिलिकॉन की वैलेंसी भी 4 होती है। तो जब हम इनकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, एल्काइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं सिलिकॉन की। अब
टेम्परेचर काफी हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर लिया जाता है, ठीक है, हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर लिया जाता है। ये अब इस केस में इसको इसके साथ हीट करते हैं। अब बेटा यहां से जो कंपाउंड बनने की पॉसिबिलिटी होती है, यहां से जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें हम कहते हैं साइलेंस। मल्टीपल टाइप ऑफ कंपाउंड्स यहां से हमारे पास बनते हैं। टेम्परेचर रिक्वायर्ड नहीं है, कभी नहीं पूछा जाएगा। अब एक बात बताओ, मैं आपको बताती हूँ मल्टीपल टाइप ऑफ कंपाउंड्स क्या बनते हैं। एक हमारे पास बन सकता है भाई सिलिकॉन। सिलिकॉन की वैलेंसी भाई 4 होती है, इतना याद रखना। तो पॉसिबिलिटी क्या है, यहां पर 2 एल्काइल ग्रुप लग जाए, 2 क्लोरीन लग जाए। और पॉसिबिलिटी क्या है जी, और पॉसिबिलिटी है 3 एल्काइल ग्रुप लग जाए और 1 क्लोरीन लग जाए। और पॉसिबिलिटी क्या है जी, चारों जगह क्लोरीन लग जाए। और पॉसिबिलिटी क्या है जी, 2 एल्काइल 2 क्लोरीन, 3 एल्काइल 1 क्लोरीन, 1 एल्काइल 3 क्लोरीन। और क्या बन सकता है जी, और यहां से चारों एल्काइल और 1 सिलिकॉन। भाई हमें ये पता है, हमें क्या पता है बेटा कि सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है। सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है। अगर सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है तो वो 4 बॉन्ड बनाएगा। ये R कुछ भी हो सकता है, इथाइल, मिथाइल, फिनाइल, ऑर्गेनो कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है। सिलिकॉन के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो क्लोरीन और ये इसके साथ जुड़ने वाले हैं। तो पॉसिबिलिटी क्या है जी, पॉसिबिलिटी है कि 2R 2 क्लोरीन लग जाए। ये जो बने हैं ना, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं साइलेंस। क्या कहते हैं बेटा, साइलेंस। ठीक है बेटा, ये स्टेप 1 था हमारे पास। तो अब इस केस में 2 एल्काइल SiCl2, ये भी हो सकता है 3 एल्काइल 1 क्लोरीन, प्रोबेबिलिटी सारी हो सकती है। या फिर एक भी एल्काइल नहीं तो हमने 2 एल्काइल देख लिया, 3 एल्काइल देख लिया, 1 एल्काइल देख लिया, चारों एल्काइल देख लिए और 0 एल्काइल भी देख लिया। उसी तरीके से 2 क्लोरीन, 1 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 0 क्लोरीन, 4 क्लोरीन। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है ना जी मैम, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो पहली स्टेप में हम फॉर्मेशन करते हैं साइलेंस का, साइलेंस। ठीक है, स्टेप 2 क्या होता है बेटा, स्टेप 2 समझना। स्टेप 2 में क्या करोगे जी, स्टेप 2 में आप इन साइलेंस का हाइड्रोलिसिस कराओगे। क्या साइलेंस का हाइड्रोलिसिस हो सकता है? हाँ जी मैम, बिल्कुल हो सकता है। साइलेंस का जब हाइड्रोलिसिस करवाओगे देन हैलोजेंस आर रिप्लेस्ड बाय OH माइनस आयन। तो यहां पे आप क्या करोगे, जो ये आपके पास साइलेंस हैं इनका आप हाइड्रोलिसिस कराओगे। हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या होगा, हैलोजेंस, हैलोजेंस जिस जिस जगह पर हैलोजन है, हैलोजेंस आर रिप्लेस्ड बाय, हैलोजेंस आर रिप्लेस्ड बाय OH माइनस आयंस। हैलोजेंस क्या होंगे बेटा, रिप्लेस होंगे OH माइनस आयन से। चारों को लिख लेती हूं बेटा। मान लो हमारे पास क्या था, R2SiCl2। तो यहां से क्या बनेगा बेटा, जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा, आप खुद बताओ, क्लोरीन की जगह OH आ जाएगा तो यहां से बनेगा R2SiOH ट्वाइस, यही बनेगा बेटा। ये जो यहां पर बना इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सिलेनोल। OH ग्रुप का एडिशन होता जा रहा है, इसे हम कहेंगे सिलेनोल। क्या कहेंगे बेटा, सिलेनोल। अब ये जो सिलेनोल है, देखना बेटा ध्यान से, ये Si, हाँ जी, ये एल्काइल ग्रुप, ये एल्काइल ग्रुप। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा स्टेप 3। हम बनाने क्या जा रहे हैं बेटा, हम बनाने जा रहे हैं सिलिकॉन्स। ठीक है, स्टेप 1 में हमने साइलेन बनाया, स्टेप 2 में हमने सिलेनोल बनाया, और थर्ड स्टेप में हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, यहां पे क्या प्रेजेंट है, OH ग्रुप। यही तो बना है हमारे पास, R2SiOH होल 4। उसी तरीके से बेटा ये दूसरा R2Si, यहां पर OH, यहां पर OH। तो यहां पर क्या होता है बेटा, यहां पर थर्ड स्टेप में होता है दैट इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। आपने ऑर्गेनिक पढ़ा है, क्या करेंगे, सिंपल, बीच में से हम पानी निकालेंगे। पानी निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, यहां से एक पॉलीमर बन जाएगा, और जो पॉलीमर बनेगा ना उसी को हम कहते हैं सिलिकॉन्स।
ठीक है, तो क्या पॉलीमर बनेगा, ये सिलिकॉन एज इट इज, इस पे लगा हुआ एल्काइल ग्रुप एज इट इज, एल्काइल ग्रुप एज इट इज, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर सिलिकॉन एज इट इज, एल्काइल ग्रुप एज इट इज, एल्काइल ग्रुप एज इट इज। यहां पर ये ऑक्सीजन आगे जाके किसी और के साथ बनाएगा, यहां पर जुड़ा हुआ आगे जाके किसी और के साथ बनाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे पास क्या हो गए बेटा, देखो इस तरीके के हमारे पास पॉलीमर बन सकते हैं। तो ये आगे जाके पॉलीमर बनेगा। तो ये क्या है, इन्हीं को हम कहते हैं लीनियर चेन सिलिकॉन्स। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, लीनियर चेन सिलिकॉन्स। अब मुझे एक बात बताना सोच समझ के, ठीक है, यही वो सिलिकॉन्स है जिनके अभी हम यूजेस डिस्कस कर रहे थे। तो अब अगर हमारे पास जो साइलेन बने उसमें अगर 2 क्लोरीन थे, 2 क्लोरीन थे तो 2 OH मिले, 2 OH मिले तो साइड में से H2O निकलता जाएगा और लीनियर चेन सिलिकॉन्स बनते जाएंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से कौन सा साइलेन लीनियर चेन सिलिकॉन नहीं बना सकता, तो आपको ये पता है लीनियर चेन सिलिकॉन बनाने के लिए जो कंपाउंड आपके पास बन रहा है, जो साइलेन आपके पास बन रहा है, उसके पास कम से कम 2 क्लोरीन होने ही चाहिए, तभी तो 2 क्लोरीन की जगह 2 OH आएगा, 2 OH में से साइड से पानी निकलता जाएगा और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होके स्ट्रेट चेन सिलिकॉन्स बन जाएंगे। अगर बेटा मुझे हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड बनाने हैं सिलिकॉन्स के, तो मुझे क्या चाहिए भाई, साइड से तो चेन बनी रही है, ऊपर से भी बनने लग जाए, नीचे से भी बनने लग जाए। और अगर मुझे ऐसा चाहिए तो मुझे क्या चाहिए कि मेरे सिलिकॉन के साथ तीन जगह से चेन बढ़े ना, ऊपर से इधर से कम से कम 3 क्लोरीन हो, कम से कम 3 क्लोरीन होंगे तो तीनों क्लोरीन सब्स्टिट्यूट होकर OH लाएंगे, OH की जगह ऊपर से भी पानी निकलेगा, इधर से भी निकलेगा, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होते हुए क्रॉस लिंक पॉलीमर का फॉर्मेशन होगा, हाई मॉलिक्यूलर वेट सिलिकॉन्स का फॉर्मेशन होगा। तीसरा, अगर मुझे चाहिए कि यहां से ये फर्दर कंपाउंड ना बनाए, तो मुझे इस चेन को रोकना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई ब्लॉकिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। अगर मुझे कोई ब्लॉकिंग एजेंट चाहिए, ये देख लो हमारे पास इतने सारे टाइप के साइलेन बन सकते हैं। तो बेटा मैंने कहा पहला पॉइंट कि अगर मुझे लीनियर चेन पॉलीमर चाहिए तो मुझे कम से कम 2 क्लोरीन चाहिए, 3 हुए तो हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला बनेगा, क्लियर, 3 हुए तो हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला बनेगा, 2 हुए लीनियर स्ट्रेट चेन बनेगा। और अगर सिर्फ 1 क्लोरीन हुआ, यानी कि अगर हाइड्रोकार्बन एक तरफ R आ गया, एक तरफ अगर हमारे पास 3 एल्काइल ग्रुप आ गए, तो उस चेन को रोका जा सकता है। मतलब ये बेटा, इधर R था, इधर R था, अगर इधर भी R आ जाता तो इधर और चेन तो नहीं होती, हाँ जी मैम, उसी तरीके से इधर R आ जाता तो इधर और चेन नहीं होती, ठीक है। तो जब R3 आ जाएंगे, वो चेन टर्मिनेट हो जाएगी। तो चेन टर्मिनेट होने के लिए कैसे साइलेन चाहिए, 3 R वाले। और अच्छे समझ में आएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं आपको 3 पॉइंट हाईलाइट करके बता रही हूँ। पहले आप इसे ध्यान से देखो, सिलिकॉन्स हमारे पास क्या आ गए, ठीक है। अब ये जो हमारे पास सिलिकॉन्स होते हैं, अगर हमारे पास हाइड्रोकार्बन, अगर हमारे पास R जो है हाइड्रोकार्बन 1 है, 2 है और 3 है, तो जब हमारे पास R साइलेन के अंदर 1 ही है, तो वो क्या करेगा बेटा, अगर एक ही R है, 3 OH बन जाएंगे, फिर तो बाकी तीनों क्लोरीन होंगे, तो बाकी 3 OH आ जाएंगे, इधर से भी पॉलीमर, इधर से भी पॉलीमर, उधर से भी पॉलीमर। तो जब R 1 है मतलब क्लोरीन 3 है, तो वो हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले सिलिकॉन्स बनाएगा, वो क्रॉस लिंक सिलिकॉन्स का फॉर्मेशन करेगा। और अगर 2 एल्काइल ग्रुप हैं तो वो लीनियर स्ट्रेट चेन पॉलीमर का फॉर्मेशन करेगा, सिलिकॉन्स का लीनियर स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स का फॉर्मेशन करेगा। और अगर R3 है तो एक तो ऊपर नीचे जाएगा ही, इधर भी आ जाएगा, तो चेन टर्मिनेट हो जाएगी, तो वो बिहेव करेगा चेन टर्मिनेट सिलिकॉन की तरह। तो इतना तो समझ आ रहा होगा ना बेटा कि अगर
R एक है तो क्लोरीन उस केस में कितने रहे होंगे? 3। अगर R 2 है तो क्लोरीन भी 2, और अगर R 3 है तो क्लोरीन 1, क्योंकि सिलिकॉन की वैलेंसी 4। समझ आया? देखो अब इसके की पॉइंट्स। जनरल फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया, 2 एल्काइल ग्रुप, एक ऊपर एक नीचे, SiO, एक ऑक्सीजन बॉन्ड होता है, N मोनोमर यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्ट्रेट चेन सिलिकॉन प्रिपेयर्ड फ्रॉम, तो मैंने क्या कहा था, स्ट्रेट चेन के लिए मिनिमम 2 एल्काइल ग्रुप चाहिए, एक ऊपर एक नीचे, बाकी साइड से H2 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 निकलता जाएगा, स्ट्रेट चेन पॉलीमर बनेगा। तो R2CA SiCl2 बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। R की जगह मिथाइल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये क्या लिखा है, कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, क्या ये कंपाउंड बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है, देख लो, CH3 ट्वाइस SiCl2 बिल्कुल बना सकता है, ये साइलेन है। आगे जाके हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हेलोजन रिप्लेस हो जाएगा 2 OH से, एक CH3 ऊपर एक CH3 नीचे, इधर OH इधर OH, H2 निकलता जाएगा, स्ट्रेट चेन बन जाएगा। हाइड्रोलिसिस फॉलोड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, हमारे पास स्ट्रेट चेन सिलिकॉन का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो मैंने करके दिखाया। हाई मॉलिक्यूलर वेट सिलिकॉन बोलूं या फिर मैं बोलूं क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स या पॉलीमर, तो उसके लिए मैंने क्या बोला, एक R, बाकी 3 क्लोरीन। क्यों? वो तीनों क्लोरीन रिप्लेस हो जाएंगे OH से, तो इधर से तो चेन बनी रही थी, ऊपर से भी बनने लग जाएगी। तो उसके लिए क्या क्या चलेगा बेटा, उसके लिए हमें एक R चाहिए, तो बचे हुए 3 क्लोरीन, एक R 3 क्लोरीन, एक R 3 क्लोरीन। और अगर चेन लेंथ को टर्मिनेट करना है बोले तो ब्लॉकिंग एजेंट का काम देखना है, तो उसे आप किससे बना सकते हो, जिसके पास कम से कम R 3 होने चाहिए, एक ऊपर एक नीचे तो फिक्स है, एक तरफ R आ जाएगा तो इधर से ही चेन बनेगी, इधर से बंद हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई बोले मैम ये यूज कर ले, तो बेटा ये पॉलीमर में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा वो कुछ कर सकता है? 4 क्या 5 भी लिया, 5 तो ला ही नहीं सकता, ये किसी काम का नहीं है, ये नो यूज। समझ आया? एक बार इसको रीड आउट कर लो, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपकी आज की कार्यवाही को समाप्त कर दिया जाएगा और सिलिकेट्स हम कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बस एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, या फिर ऐसा करते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ। वो क्वेश्चन मैं आपको, सिलिकॉन ऑयल्स विस्कस एट वेरियस टेम्परेचर, ठीक है जी, इनर टू केमिकल्स, ठीक है जी, वाटर रिपेलेंट, ठीक है जी, यूज्ड इन सर्जरी कॉस्मेटिक, ठीक है जी। ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क है। ठीक है जी बेटा जी, ये होमवर्क है, ताकि कल इसका रिवीजन भी हो जाएगा जिसको कोई भी डाउट आएगा। कंसीडर द फॉलोइंग यूनिट ऑफ साइलेंस, तो बता दिया था मैंने, एंड गिव करेक्ट आंसर ऑफ इक्वेशन। मैंने आपको 7 एग्जांपल दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन यूज होगा एज अ क्रॉस लिंक सिलिकॉन, हालांकि मैंने R और क्लोरीन का बता दिया था तो आप समझ जाओगे। यूज्ड एज अ लीनियर, इनमें से कौन सा साइलेन, ऑप्शन लिखते जाना नीचे, लीनियर चेन सिलिकॉन की तरह यूज हो सकता है, और इनमें से कौन सा ब्लॉकिंग एजेंट यानी कि चेन टर्मिनेशन करवा सकता है। लाइन सीधी नहीं बन रही यार। ये होमवर्क है बेटा, आज की कार्यवाही को यहीं समाप्त कर रहे हैं। आज का लेक्चर थोड़ा 10 मिनट ज्यादा हो गया, कोनो बात नहीं। दैट्स ऑल अबाउट साइलेंट। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, चीजें बहुत आसान है, पहली बार भी सीख रहे हो तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। एंड कीप स्माइलिंग यार, ठीक है। आज के नोट्स भी अच्छे से रिवाइज करना। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। साथ साथ पढ़ते जाओगे ना तो लास्ट में पी ब्लॉक भी टफ नहीं लगेगा, बहुत इजी लगेगा। तो ऑलवेज एंड ऑलवेज मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, स्टे मोटिवेटेड। तुम खुद एक बहुत बड़ा मोटिवेशन हो यार, इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। मोटिवेटेड। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलेंगे कल की क्लास में ग्रुप 14 के कुछ और प्रॉपर्टीज को लेकर, फिर हम ग्रुप 15 शुरू करेंगे, लगभग खत्म होने वाला है। सो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, जय माता दी, ठीक है। एंड रमजान मुबारक, रमजान भी चल रहे हैं, ठीक है। चलो बच्चों।